एंड मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हुआ हो उसका रीज़न राकेश सर और नीरज मेहता सर हैं, क्योंकि वो बेस बनना होता है। सो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यार भरे सेशन के अंदर और एक बहुत प्यारा सेशन आप सब लोगों के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 CDS 2022 फर्स्ट एग्जाम में तुषार है आप सबके सामने। तो तुषार, कैसा फील हो रहा है भाई? ऑल इंडिया रैंक 1 CDS 2022 में फोड़ दिया भाई। मुझे पता था ये लड़का बड़ा करेगा, लेकिन इतना बड़ा करेगा भाई, धूम मचा दी। तो तुषार, कैसे कैसे क्या फील हो रहा है ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बाद, और क्या क्या स्टोरी है भाई इसकी? एक बार जल्दी जल्दी हमारे ऑडियंस को बताओ। सर बढ़िया फील हो रहा है क्योंकि लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। सर से मैं एनडीए के लिए पढ़ा था 2019 में, तो मेरा एनडीए क्वालिफाई नहीं हुआ था रिटन। एक क्वालिफाई हुआ, वो सर की वजह से था। फिर उसके बाद सीडीएस नहीं निकला, फिर उसके बाद रिकमेंड होना अपने आप में बड़ी बात है। ऑफिसर्स बनते हैं बट वही है, फिर ऑल इंडिया रैंक 1 लेके बनना इज़ अ डिफरेंट थिंग इटसेल्फ। तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है सर, और बहुत लंबी जर्नी रही है, तो वर्थ इट है वो उस चीज़ की, एफर्ट्स की सारी। तो ये जो रिजल्ट की स्टोरी है, क्या क्या रहा फैमिली का? एकदम क्या कहते हैं ना, ये फैमिली कैसे फील कर रही है भाई? क्या रिएक्शन रहा फैमिली का उस दिन जिस दिन इस रिजल्ट के बारे में पता लगा? क्योंकि उन्होंने भी बहुत इस लंबे दौरान आपके साथ काफी समय बिताया और कोविड वाला टाइम भी उन्होंने देखा आपके साथ। तो प्रतिक्रिया जो फैमिली की तरफ से हुई वो कैसी थी इस रिएक्शन के बाद, ऑल इंडिया रैंक 1 के बाद? सर रिएक्शन तो इस चीज़ से पता चल जाता है कि घर में छोड़ो, गांव में हमारे में कोई ऑफिसर नहीं है। ओ, तो उनके लिए एक ऑफिसर बनना ऐसा लगता है कि जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ हो गई। ऑफिसर्स जो होते हैं वो आउट ऑफ द यूनिवर्स होते हैं। एंड ग्रेड ए ऑफिसर तो फिर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी कभी बीच बीच में वो करते थे कि कांस्टेबल का पेपर दे ले या फिर ये दे ले, लेकिन आप सर शुरू से जानते हो कि बनना था तो ऑफिसर ही बनना था। तो मेहनत तो कर रहा था, लेकिन फिर जब सेलेक्ट हुआ भोपाल में मैं, तो पेरेंट्स का रिएक्शन मुझे पता नहीं था कि, क्योंकि मैं तो सेंटर में था और भोपाल में बहुत कम टाइम के लिए फ़ोन मिलता है। आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए फ़ोन मिलता है। तो मैंने सबसे पहले पापा को ही कॉल करी। रिकमेंड होते ही मेरी पहली विश ये थी कि फ़ोन मिल जाए और मैं घर पे कॉल कर दूँ, उनको बता दूँ। जनरली बच्चे को सबसे पहले हो गया, वो खुशी पेरेंट्स को ही बतानी होती है। जब मैं घर आया तो मेरी बुआ ने मुझे बताया कि जब पता चला था रिकमेंडेशन का, तो रात को शाम को सब कॉन्फ्रेंस पे थे। मेरी बुआ, पापा, चाचा भी वहीं थे और सब रो रहे थे। सो ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब वो इमोशंस, बहुत मेहनत करी है उन्होंने अपनी लाइफ में, और फिर ये चीज़ हो जाना वो अपने आप में नहीं, उस दिन पेरेंट्स बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए चाहे हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फाइनली एट द एंड वो चाहते हैं कि हम लाइफ में एक स्टेबल जगह पे पहुंचे। और जिस जगह आज तुषार है वो अपने आप में एक काबिल तारीफ ऑफिसर, वो भी ए ग्रेड। तो तुषार, ये फैमिली के रिएक्शन के साथ साथ ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि ये क्या टर्निंग पॉइंट था लाइफ में कि जब लगा कि यार हाँ, अब मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ बेहतरीन कर सकता हूँ? ये कब लगा? क्योंकि कभी ना कभी सबकी लाइफ एक नॉर्मल फेज पे चल रही होती है, फिर एक ना कुछ किसी के साथ हादसा कह लीजिए, या ऐसे मुख्ताफिक होता है वो किसी के साथ कि कुछ ना कुछ लगता है कि यार हाँ, अब मेरे को कुछ ऐसा करना है, और फिर वो उसके जहन में बैठ जाता है और फिर वो बड़े के लिए सोचता है। जैसे कि आपने बोला अभी कि कांस्टेबल के पेपर भी बोले पेरेंट्स ने या फिर सजेस्ट किए फैमिली मेंबर ने, लेकिन आपने उस बड़ी चीज़ के पीछे कभी भी, इवन फेलियर्स के बाद भी आपने उसको नहीं छोड़ा। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ में जिसने आपको इतना मोटिवेटेड फील कराया कि यार करना है तो बड़ा करना है, छोटे के साथ नहीं रहना है? सर पहली चीज़ तो जो होती है कि आप मेहनत करने से नहीं डरते हो। अगर कोई चीज़ बड़ी करनी, चाहे वो किसी भी फील्ड में कुछ भी हो, आप टीचर हो, आप आर्मी ऑफिसर हो, आप सिविल सर्विसेज ऑफिसर हो, आप या फिर लॉयर हो, एडवोकेट हो, कोई भी हो, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आप मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो टर्निंग पॉइंट जब मेरा पहला एनडीए निकला था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था, तो वहाँ से मुझे ये समझ में आ गई थी कि अगर गाइडेंस अच्छी मिल गई मुझे और मैंने सही डायरेक्शन में मेहनत कर ली, तो टाइम भले लग जाएगा, लेकिन मैं जो चीज़ चाहता हूँ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो वहाँ से ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी। फिर मैंने सर पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, मेरा वो निकल गया। फिर मुझे लगा कि अब तो सब निकल जाएगा अगर ये हो सकता है तो। मतलब मोटिवेशन अपनी जगह, लेकिन पेपर, एक आधा पेपर निकलना वो अपने आप में एक अलग मोटिवेशन का काम करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड दूसरा फिर ये था कि मैंने करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ पे एनसीसी में था मैं, और वहाँ पे एनसीसी में जो वहाँ पे बच्चे थे वो भी ऐसे ही हमारे जैसे, दे हैव गॉट दैट स्पार्क इन देम टू जॉइन द फोर्सेस, टू डू गुड इन लाइफ। वो बड़ी चीज़ें एम करते हैं। एंड व्हेन यू आर सराउंडेड बाय द पीपल लाइक देम, यू योरसेल्फ गेट मोटिवेटेड एंड यू मोटिवेट अदर्स। तो वो दोनों ही टर्निंग पॉइंट्स थे वहाँ एनडीए निकलना। एंड जब मैं एनडीए में फेल हो रहा था तब भी मैं उनके साथ था। सो तब भी और अभी भी हम जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं,
मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो अभी भी हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। सो ये 2 काफ़ी टर्निंग पॉइंट थे कि पेपर निकल जाना और KMC NCC में हो जाना और बच्चे ऐसे मिल जाना। मतलब जो आपकी प्रिपरेशन के टाइम जो सोसाइटी है वो बहुत मैटर करती है आपकी तैयारी के टाइम में, हम ये कह सकते हैं। जैसे Throughout आपने the बोला थ्रू आउट द लाइफ, यस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब एग्जाम के साथ साथ आपको लाइफ में भी उन लोगों को साथ कभी नहीं छोड़ना है जिन्होंने आपको हमेशा बुरे समय में साथ दिया और आपको इस काबिल बनाया कि आप बड़ा कर सकते हो और हमेशा आपके साथ रहे। जैसा इनके साथ पूरा वो KMC जो करोड़ीमल कॉलेज का NCC वाला ग्रुप है वो आज भी उनके साथ अटैच है और मैं अभी वहीं से आ रहा था इनके साथ, तो वहाँ पर भी एक फंक्शन था KMC कॉलेज में, पूरे के पूरे NCC जूनियर्स ने इनके लिए अरेंज किया था। तो ऐसे ही अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिससे आप मोटिवेटेड फील हो और जो आपकी परवाह करता हो, एक दूसरे को पुश करते हो, तो उनके साथ हमेशा कनेक्शन बनाए रखें। इसका सर एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो वो है, अभी भी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, तो फेसबुक पे मैंने कमेंट में सर के डाला था, सर आई गॉट 185 इन ND एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स। तो उस टाइम में सर से मैथ्स पढ़ी थी मैंने, सर का अभी भी याद है मुझे कि कमेंट था कि टेक मी दिस इन रिटन, वन डे यू विल बी अ पैरा कमांडो। सो वो होती हैं वो जो लोग आपके क्लोज होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं आपको, उन्हें पता होता है कि पोटेंशियल है कि नहीं है। अब मेरे को इसका सिक्स सेंस कहें या क्या कहें भाई, लेकिन मेरे से कोई ऐसी एनर्जी टकराती है तो मैं पर्सनली फील कर लेता हूँ। जब ये फर्स्ट टाइम चलकर आया सामने से, एक अलग ही स्पार्क था, एक अलग ही चमक थी, तो मैंने कहा बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा करेगा। फाइनली NDA निकला, उसमें SSB आउट हुए, लेकिन जिसने बोला ना कि भाई मेहनत करना जो जानता है वो सब कुछ पलट सकता है, तो आज CDS निकला नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आए, उसी मेहनत, उसी बुनियाद और उन्हीं आदर्शों के साथ अपने अंदर चेंजेस लाए, हर दिन परिवर्तन आए। वो क्या क्या चेंजेस इन्होंने अपने आगे करे, हम आगे क्वेश्चंस में पूछते रहेंगे इनसे। तो तुषार, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो क्या जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, और कई लोग इसको कंपेयर भी करते हैं कि हमारी फैमिली के भाई ऐसा बैकग्राउंड था तो मैं नहीं कर पाया, या फिर ऐसा बैकग्राउंड था तो नहीं कर पाया, तो आप एक बार इस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी और कैसे आप इसको सजेस्ट करना चाहेंगे और अदर स्टूडेंट्स को जो कभी भी किसी तैयारी करे तो इस फैमिली बैकग्राउंड के इस क्वेश्चन को कैसे देखना चाहेगा? सर मेरे पापा असिस्टेंट मैनेजर हैं एक प्राइवेट कंपनी में, और मेरी मम्मी होम मेकर हैं। सो दिस इज़ माय फैमिली बैकग्राउंड। नो ऑफिसर, इवन गवर्नमेंट जॉब भी आई गेस मेरे फैमिली में है नहीं। एक दो हैं वो फौज में है, SSB में है, CISF में है, पुलिस में, लेकिन वो कांस्टेबल है। सो ऐसा कोई खास फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। और मेरा ही नहीं, मेरे साथ के लड़के हैं, उनके घर में ऐसे लड़के भी हैं, ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो 10वीं नहीं करी जिन्होंने, और वो मेरे साथ अकेडमी जा रहे हैं। सो फैमिली बैकग्राउंड का उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको बस ये रियलाइज़ करना होता है कि शॉर्टकट कोई नहीं है। एक वो रास्ता है सक्सेस का, उस पर चलना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई है ही नहीं। क्वेश्चंस के शॉर्टकट होते हैं लाइफ में, सक्सेस का कोई शॉर्टकट, सक्सेस का सर कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, क्वेश्चन के सर आपने बना रखे हैं, उनके हैं, लेकिन सक्सेस का नहीं है सर, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तुषार, अब हम बात करेंगे, बहुत अच्छे जवाब दिया कि भाई फैमिली बैकग्राउंड का जो आप लोग अगर कभी क्वेश्चन करते हैं कि ये सोर्सेज थे, ये रिसोर्सेज थे, इस वजह से नहीं कर पाए, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो इसको इतना बड़ा मुद्दा ना बनाएं और जो आपके पास अवेलेबल है उसको जोड़े, उसको इकट्ठा करें और देख सकते हैं कि कितनी दूर तक आप उसके साथ जा सकते हैं और उसी राइट एफर्ट में, राइट डायरेक्शन में आप चलें। तो तुषार, एक बार एजुकेशनल बैकग्राउंड पर हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जो भी रैंक 1 आती है तो भाई पूछना जरूरी होता है कि भाई कैसे आपकी परवरिश रही, क्या आपका 10th रहा, 11th 12th रहा, कैसे कैसे फिर ये ग्रेजुएशन वाला फेज आपके साथ आया, तो ये एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे एक बार आपकी, भाई कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाए? सर मैंने स्कूलिंग जो करी है वो जवाहर नवोदय विद्यालय मोटू का फरीदाबाद से करी है, गवर्नमेंट स्कूल। यस सर। वहाँ पे उसके लिए भी एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस से जाते हैं वहाँ पे। सो एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो हॉस्टल में पढ़ा हूँ मैं 12वीं तक। उसके बाद मैं करोड़ीमल कॉलेज आ गया था अपनी ग्रेजुएशन के लिए। तो कितना परसेंटेज था 12th में? 12th में सर 85.85, लेकिन मेरे PCM में अच्छे मार्क्स थे, तो उसके हिसाब से KMC में अलॉट हो गया था मैं। PCM में बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। फिर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी पढ़ाकू बच्चा नहीं था। मेरे पहली बार किसी सब्जेक्ट में 90 आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, वो 12th में आए हैं। तो कैसे आगे भाई, पढ़ाकू नहीं थे और 12th में आगे कैसे? एक्सेप्ट कर लिया था सर वहाँ से कि अब पढ़ना है ढंग से। ये एक, हाँ ये भी मैंने, देखो मैं इस बात को थोड़ा सा तुषार को रोकूंगा, और मैं भी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे बच्चों से बात करी है। कुछ बच्चों का 10th का स्कोर कुछ और होता है और 12th में बिल्कुल एलिवेट कर देते हैं स्कोर को, और कुछ लोग 10th में बहुत अच्छा कर रहे हैं, 12th में डाउन हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपके साल बढ़ेंगे, आप धीरे धीरे जब बढ़ेंगे, तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि आपका ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है? जैसे 10th के बाद 11th के बच्चा समझदार हो जाता है कि अब करना है क्या लाइफ के अंदर, और कहते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन यार कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन का सोर्स है ना? अगर थोड़े से मार्क्स कम रह जाते तो कोई और कॉलेज अलॉट होता तुषार को, तो तब क्या वो NCC वाला ग्रुप मिल पाता, नहीं मिल पाता, तो पूरी कहानी बदल जाती है इन चीजों के आसपास। तो
जहां पर भी हो, जिस स्टेज पे हो यार, वहां से मेहनत करना शुरू करो, है ना। चीजें कभी भी खराब नहीं होती, अब बस शुरुआत करो कि कल बेकार हुआ है तो आज से मैं अच्छा करूंगा, और धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती है। तो केएमसी के बाद केएमसी के बाद सर फिर मैं घर पे था, कोविड हो गया था। सो तो कोविड कॉलेज कितना रेगुलर ईयर चला आपका? सर मेरा 2 ईयर्स चले हैं, 4 सेमेस्टर फिजिकल चले हैं, 2 ऑनलाइन थे। एंड फिर उसी बीच में मैंने सर कोर्स ले लिया था राकेश यादव सर का, उससे तैयारी करी थी। इंग्लिश का कोर्स ले लिया था, उससे तैयारी करी थी गोपाल वर्मा सर का। फिर वहीं से फिर मैंने रिटर्न की तैयारी करी है घर बैठ के तसल्ली से। लोग ये कहते हैं कि घर पे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कहाँ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हमें तो मुखर्जी नगर ही आना है। लेकिन ऑनलाइन भी सर टीचर अगर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और टीचर अगर मेहनती है तो सिर्फ आपका काम बचता है। वो ऑलरेडी 60% मेहनत करके दे रहे हैं। बिल्कुल, सो वहाँ रह के तैयारी करी, फिर उसके बाद अब ये एसएसबी वगैरह दिए, सीडीएस निकल गया था मेरा, एसएसबी वगैरह दिया, यहाँ से फिर रिकमेंड हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो 12th स्कूल हुई गवर्नमेंट स्कूल से, और 12th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से, और उसके बाद हमारा करोड़ीमल कॉलेज अलॉट हो गया, क्योंकि मेहनत करी 12th क्लास से, उसके बाद तो फिर पलट कर पीछे देखा ही नहीं। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसमें कि इसमें पोस्ट प्रेफरेंस में आपने आईएमए को चूज़ किया है, तो क्या रीज़न है आईएमए चूज़ करने का? क्योंकि मार्क्स तो आपके बहुत अच्छे हैं, तो कुछ लोग एयरफोर्स की तरफ जाते हैं। आपका पर्सनल क्या रीज़न है आईएमए चूज़ करने का? क्योंकि बहुत लोग जानने वाले हैं इस चीज़ को, क्योंकि एयरफोर्स ऑलरेडी एयर1 एयरफोर्स की तरफ मूव करते हैं। आपकी क्या चॉइस है इसमें, मतलब आपकी क्या राय है इसमें? सर पहली चीज़, अगर अभी आप मेरा फ़ोन का लॉक खोल के देखोगे, हाँ हाँ, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की फ़ोटो लगी हुई है। ओके। वो बहुत टाइम से लगी हुई है, मुझे खुद याद नहीं मैंने कब लगाई थी। सो लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई क्लोज माई आइज, आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ वेयरिंग स्काई ब्लू शर्ट, स्काई ब्लू यूनिफॉर्म और वाइट यूनिफॉर्म। और जो एथिक्स हैं, तीनों सर्विसेज अपने आप में बेहतरीन हैं, तीनों सर्व कर रहे हैं नेशन को, और तीनों बहुत ज़रूरी हैं। ऑफिसर सबके तगड़े होते हैं, लेकिन आर्मी का जो एटमॉस्फेयर है वो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी सूट करेगा, और मैंने उसी के हिसाब से बनाया है अपने आप को। सो आर्मी हमेशा से इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस रही है कि आर्मी में इसलिए इस वजह से जाना है। नहीं मतलब फिर भी जैसे कि कैसे इतना तगड़ा कनेक्शन आर्मी से फील हो गया कि एयरफोर्स का मतलब छोड़कर आर्मी को जा रहे हो, और नेवी का कोई प्रेफरेंस नहीं? मतलब कैसे, एक पर्सनली मतलब कोई वाक्य हुआ क्या ऐसा लाइफ में कि आर्मी इतना कनेक्ट हो गया दिल के? सर एक नहीं, वो फिर सीक्वेंसेस होती हैं। जैसे आर्मी क्या मूवीज ने भी कोई रोल प्ले किया इस नहीं मोटिवेशन सर, में? वो मोटिवेशन काम भी नहीं आता ज़्यादा। यस, तो देख लो भाई, मूवी से कुछ नहीं होगा, है ना। ये जो ले लेके बैठे ना नेटफ्लिक्स का और अमेजोन का सब्सक्रिप्शन, भाई उसके अलावा पढ़ना पड़ता है ना वो। मैंने सर एनसीसी ली थी, हाँ, तो एनसीसी हमारी आर्मी विंग की है। ओके। सो आर्मी विंग की एनसीसी ली, फिर क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस वहीं पता चल जाता है। मैं बुराई नहीं करूँगा किसी की, बट इट इज़ द रियलिटी। जब एनसीसी वालों की वो होती है, ट्रेनिंग होती है, ड्रिल होती है, रगड़ा होता है, आर्मी वालों का अलग लेवल पे होता है, एयरफोर्स वालों का अलग लेवल पे होता है, एंड नेवी वालों का होता ही नहीं है। अच्छा, रगड़ा नहीं होता? नहीं होता, वो सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनते हैं सर, वो अच्छा, गंदी हो हाँ, जाती है। अच्छा 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 अच्छा। आर्मी, हमारे कॉलेज का सिलेक्शन बहुत टफ है। जो एनसीसी वाले बच्चे हैं, वो हमारा ग्राउंड है सर 400 मीटर का, उसके 30-30 राउंड मारते हैं वो सिलेक्शन में। अपने आप में वो इतनी बड़ी चीज़ है। सो वो छोटा सा एथिक्स जो है वो वहीं से दिख जाता है। तो मुझे बस शुरू से ये था कि अभी भी मैं अगर सर्विस में चाहता हूँ, आई डेफिनेटली चूज़ इन्फेंट्री और अ फाइटिंग आर्म ओवर एनी टेक्निकल आर्म। कि टेक्निकल आर्म में थोड़ा काम कम होता है फिजिकल लेवल पे, बट आई वांट दैट फिजिकल स्ट्रेस ऑन मी, इसीलिए फौज में जा रहे हैं। तो वो मोटिवेशन ही शुरू से ऐसा है। फिर सर आर्मी अटैचमेंट कैंप किया है मैंने, तो वो रेगुलर इन्फेंट्री होती है जो, ओके ओके, मेरठ में किया था मैंने। वहाँ मैंने इन्फेंट्री को देखा है 15 दिन काम करते हुए, कैसा काम करते हैं वो। उनका रूटीन ही ऐसा होता है जैसी मुझे लाइफ चाहिए। सुबह उठ रहे हैं 4 बजे, वो क्रॉस कंट्री कर रहे हैं, रिले कर रहे हैं सुबह, फिर ये ड्रिल, फिर वो ड्रिल, फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स खेलना, शाम को स्पोर्ट्स खेलना, फिर एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं वहाँ डिनर में, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे है। दे प्रेफर ग्रुप ओवर एनीथिंग। आर्मी में मैंने भाईचारा अलग लेवल का देखा है, तो आर्मी इसीलिए मेरी प्रेफरेंस बन गई फिर कि जो लाइफ जैसी मैं चाहता हूँ वैसी मुझे आर्मी में मिलेगी। तो मतलब तुषार ने पूरा रिसर्च कर रखा है आर्मी के ऊपर, ठीक है। वहाँ जाके सीनियर्स तुषार को बस काफ़ी कुछ पूछने वाले हैं, तुषार के पास सब चीज़ का आंसर है। नेक्स्ट, अब तुषार आ जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन पर, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का हो या उससे बाहर हो, पहला जो माइंड मेकअप करना होता है बच्चे को, क्योंकि जो स्टेजेस हैं उस एग्जाम्स की, एसएसबी लास्ट स्टेज है ना, और उससे पहले हमारा रिटन एग्जामिनेशन आ जाता है। तो चाहे हम एनडीए की तैयारी करें, सीडीएस की तैयारी करें, एयरफोर्स की करें, या किसी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की या डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करें, तो हमारे सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्स के अंदर, और हमें हर एक एग्जाम को कैसे, हर सब्जेक्ट को कैसे कैसे प्रिपेयर करना होता है, ये बड़ा क्वेश्चन उठकर आता है।
तो हम ये वाला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं हम सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पुटअप कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी इस एग्जाम के दौरान। 1 बाय 1 करके हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम सब्जेक्ट लेते हैं मैथ्स को, चाहे एग्जाम हो एनडीए या सीडीएस। मैथ्स की वेटेज अपने आप में बहुत ज़्यादा है, एक हुआ भी बना हुआ है ना, और कुछ ऐसे उनके क्या नाम है, उन्होंने करिकुलम में मेंशन भी कर रखा है कि अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो आगे वाला पेपर आपका चेक नहीं होगा, कि अगर आप सर्टेन 30% 33% स्कोर नहीं कर पाए इसमें तो आगे के पेपर भी चेक नहीं करते। तो पहला मैथ्स का आपका मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आया है जिसने आपको काफ़ी पुश किया इस रैंक की तरफ। तो मैथ्स स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग आपकी क्या पूरी मेंटेलिटी रही इस प्रिपरेशन के दौरान जब से आप इस डिफेंस की तरफ रुझान हुआ आपका? मैथ्स के बारे में बात करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस होता है डिफेंस के बच्चों के लिए, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो। मैथ्स के लिए क्या करें वो लोग, क्योंकि सारा गेम मैथ्स के आसपास ही घूमता है। सर फर्स्ट थिंग टू मेंशन हियर इज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स। पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन डरते हैं। मैं नीरज सर से पढ़ा हूँ मैथमेटिक्स एनडीए के लिए, तो मेरा जो मैं वहाँ से जो चीज़ मैंने लर्निंग ली थी वो विल टेल अभी। लेकिन फ़र्क ये आया था कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो थे मेरे क्वेश्चंस के वो बढ़ गए थे, दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, ऑब्वियस सी बात है। एंड तीसरा ये था कि मुझे पता था कि कंटेंट क्या पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर रेप्यूटेड बुक्स हु प्रोवाइड दी सेम कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज। बट टीचर कोई भी होता है वो ना आपको सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते, दे प्रोवाइड यू दी कॉन्सेप्ट्स एंड दे प्रोवाइड यू द approach to go for any particular question, any type of question. So वो चीज़ मुझे नीरज सर से पढ़ने के बाद समझ में आई एंड लकीली मैंने लास्ट एनडीए फिर क्वालिफाई भी कर लिया, बट फिर आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, तो एनडीए के अटैम्प्ट्स तो सर हो गए थे वहाँ पे ख़त्म। फिर मुझे ये था जो मैंने चीज़ सीखी थी कि कोई भी टीचर, देखो टीचर सारे अच्छे हैं सर, कोई भी टीचर आई विल चूज, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब बच्चों के लिए जी जान लगा रहे हैं। कोई भी टीचर आई विल चूज, ब्लाइंडली फॉलो जो अच्छे टीचर है, फिर उन पे बस भरोसा रखना है। फिर ये नहीं करना कि एक टीचर से अभी ये पढ़ लिए फिर 10 दिन बाद फिर टीचर चेंज कर दिया। एक टीचर आई विल चूज, उनसे पढ़ूंगा और बेस लेवल से शुरू करूंगा चीज़ें, बिल्कुल बेस लेवल से। तो एनडीए के उसके बाद मैंने सीडीएस का बैच ज्वाइन कर लिया था राकेश यादव सर का फॉर मैथमेटिक्स, एंड उसके बाद पूरा कॉन्सेप्चुअल वो पढ़ा। मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखता था क्योंकि उसमें हम 2x पे देख सकते हैं, तो मुझे लगता था कि वो टाइम बचा लेगा मैं, और वो टाइम कहीं और दे लूँगा। और क्योंकि नीरज सर की वजह से वो एडवांस स्ट्रॉन्ग हो चुका था मेरा, ज्योमेट्री वहाँ पे आती है, ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे आती है, अलजेब्रा थोड़ा बहुत आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ाते थे इंडिया में, परमुटेशन, तो वो जो बेस है वो वहीं से था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा तो वो अच्छा नहीं कर सकता। राकेश यादव सर ने फिर और बेस से बढ़ाई बिल्कुल चीज़ें। वहाँ से फिर जो उनकी शीट्स वगैरह होती थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर बुक्स में आप देखोगे 10,000 क्वेश्चन हैं, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। वो बिल्कुल रिसर्च करके वो शीट्स देते हैं, उनकी खुद की बुक्स हैं, तो वो मैंने प्रेफर करी हैं शीट्स। उसके बाद फिर मैंने मॉक्स लगाए हैं। सो मैथ्स के लिए इतना करना वाज एनफ फॉर मी। उसके बाद तो फिर सर क्वेश्चन प्रैक्टिस बचती है, जितने टाइप के क्वेश्चन आप लगाओगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपका क्या स्कोर रहा सीडीएस में? इस बार सर 184 था। 184 इन सीडीएस, और मैथमेटिक्स में सर 81 थे नंबर मेरे। दैट्स ग्रेट। जनरली 40 आते हैं सबके। वो ही तो बोलो, 40 क्लियर भी हो जाता है 40 पर। हाँ सर। 2 बच्चों के नंबर लेके बैठे हो, ठीक है। चलिए भाई, तो मैथ्स में अच्छा एक चीज़ और, ये मॉक का रोल कितना होता है यार? ये जैसे रैंक 1 जो रैंक आती हैं, पिछली बार भी ऑल इंडिया रैंक 1 एक एयरफोर्स की थी, इस बार भी करियरविल से ऑल इंडिया रैंक 1 एसएससी में सुचिता मैम की आई हैं, तो ये मॉक्स का उन सब ने बहुत बड़ा रोल बताया है। और बच्चे सिलेबस के पीछे भागते थे, सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर करना है, मतलब पेपर से 5 दिन पहले भी मेरे ये चैप्टर रह गए, मुझे वो करना है। तो मॉक्स को कैसे देखते हो आप लोग जो टॉपर्स लोग होते हो? सिलेबस को कितने पहले कंप्लीट कर लेते हो और फिर मॉक्स को कैसे कैसे प्लान करते हो? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट ही मुझे लगता है कि सब कुछ होता है एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए। किसी के लिए पेपर से 1 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है, जो जनरली कई लोग करते हैं, और कोई लोग बच्चा पहले करके मॉक्स को समय दे रहा है, रिवीजन को। तुम कैसे देखते हो इस चीज़ को, सिलेबस कंप्लीट को और मॉक को अपनी रैंक के साथ या टॉपर्स के साथ? वो कैसे मैनेज करते होंगे? सर जितने भी टीचर से मैंने पढ़ा है उनकी एक बात मुझे कॉमन लगी है, वो है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सिलेबस यस मैटर करता है, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा मैटर करता है आपका रिवीजन। आप ब्रह्मा जी से पढ़ लो, चाहे वो पढ़ा देंगे आपको, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं करा, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आप भूल जाओगे। दिस इज अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी। मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा, मैथ्स में तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो मॉक्स क्या करवाता है, आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल बताता है अभी कितना है, और वहाँ से फिर कितना आगे उठाना है। जैसे एसएससी हो गया, उसमें आपके नंबर अभी कम बन रहे हैं, तो आपके पास एक टारगेट होगा कि अभी यहाँ से मुझे कैसे प्रिपरेशन लेके जानी है अपनी। बढ़िया ये रहता है कि आप
कम से कम 2-3 महीने पहले तक एग्जाम के वो सिलेबस खत्म कर लो कैसे भी, और टीचर मेक श्योर करते हैं वो चीज़, वो पहले ही खत्म करवा देते हैं। लेकिन बच्चे कई बार क्या करते हैं, वो क्लासेस नहीं देखते, दूसरी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, जनरली प्रॉब्लम भी बहुत आई कोविड के टाइम में। स्किप कर देते हैं। और कोविड में तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, राकेश यादव सर बोलते थे, मैंने कोविड में ही बैच लिया था, राकेश यादव सर एक चीज़ बोलते थे कि अभी कोई एग्जाम ही नहीं आने वाला, तो ये गोल्डन पीरियड है और उसी टाइम में तैयारी करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो पहले सिलेबस खत्म कर लेना, फिर रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। जब आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो सर की अप्रोच याद आएगी, वो वर्ड्स याद आएंगे कि मैंने सर ने क्या बताया था उस टाइम में। तो वो में चीजें होती चली जाती हैं। हाँ जी, वो सबकॉन्शियस मेमोरी में बैठ जाती हैं चीज़ें। उसके बाद प्रैक्टिस बचती है, फिर जब आप मॉक्स देते रहते हो। मैंने एक चीज़ फील करी थी, जब मेरी पीक लेवल प्रिपरेशन हो चुकी थी, जितने मेरे मॉक्स में आते थे उतने ही मेरे रियल में आते थे। मेरे मॉक्स में हमेशा ऐसे ही बनते थे सर, 170, 160, 180, 184। सो वो फिर रियल में भी उतने ही बने। तो मॉक्स की बहुत वैल्यूज है। मॉक्स आपको अप्रोच बताती है कि मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करूंगा। तो मतलब इसको अगर मैं समअप करूं तो ये कहने का मतलब ये है कि आप सिलेबस जितना जल्दी चाहें उतनी जल्दी कवर कर लें, है ना। कुछ बच्चे उसको पेपर के खींचते क्लास तक ले जाते हैं, नहीं है कोई ज़रूरत यार, कोशिश करो टाइमली खत्म हो जाए। और मॉक्स वगैरह रिवीजन प्रैक्टिस वो आपके मार्क्स बढ़ाएगी, क्योंकि 10-10, 15-15 मार्क्स बढ़ाने में बाद में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और वो आप खुद प्रैक्टिस के साथ ही बढ़ा सकते हैं। गगन प्रताप सर एक बात बोलते हैं, उनके प्रैक्टिस बैच में आई गेस उन्होंने एक बात बोली थी कि जब बच्चे कमेंट करते थे कि सर ये रिकॉर्डेड क्लासेस छोड़ दो अगली साल के लिए, अगली बार के लिए, सर बोलते थे यार पढ़ते रहोगे क्या जीवन भर? पेपर क्वालिफाई करो, जाओ ज्वाइन करो, सर्विस में जाओ, सर्व करो, अपने आप को, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। तो वही वाली बात है, एक बार अच्छे से तैयारी करो, मॉक्स दो, और फिर दोबारा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। जैसे हमने बोला मैथ से सब लोग डरते हैं, तो एक और सब्जेक्ट जो सबको डराता है ना, आपको शायद नहीं डराता हो, लेकिन जो बच्चे देखेंगे इस इंटरव्यू को या देखेंगे इसको, इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर डिफेंस में अगर आगे आपको जाना है तो एसएसबी में भी बोला जाता है कि इंग्लिश मैंडेटरी है आपको इंटरव्यूज देने के लिए, वहाँ पे बात करने के लिए। तो इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया गया, पहले हम बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या अप्रोच रही, क्योंकि जो एटीट्यूड में चेंज मैं देख रहा हूँ पूरा तुमने अपने आप को बदल लिया है। तो ये टीचर्स के रोल तो इसमें रहे होंगे, लेकिन पर्सनली तुमने भी मुझे लग रहा है कि अपने ऊपर डे बाय डे बहुत काम किया है, जो 1.5-2-3 साल बाद निखर कर आ रहा है। तो धीरे धीरे की गई जो मेहनत है उसके पीछे का क्या है कि इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई कि जो रिटन में भी और पर्सनैलिटी में भी वो दिख रही है। यस सर। सो पहली चीज़ तो कि ग्रामर कभी मेरी सही नहीं थी, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई एनडीए एग्जाम। एंड मुझे बाद में समझ में आया कि इंग्लिश बहुत स्कोरिंग होती है, इंग्लिश में गलती करना इस पाप। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने इंग्लिश गोपाल वर्मा सर से पढ़ी थी, एंड अभी भी उनके कॉन्सेप्ट्स मुझे याद है, अभी भी ना उनकी बातें मुझे याद है। वो डांटते थे जो बच्चे कमेंट्स पूछते थे, कुछ गलत चीज़ें पूछते थे, जो इलॉजिकल चीज़ें पूछते थे, बहुत सारी चीज़ें वो बताते थे। उनके ग्रामर के नोट्स बने हुए हैं मेरे, अभी भी मैं ग्रामर के नोट्स खोलता हूँ, और जो कोने पे मैंने चीज़ लिखी हुई है वो हर क्वेश्चन उनका मैंने लिखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन उन्होंने जो सॉल्व करवाया वो लिखा हुआ है। एंड जब उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर बताया है, वो भी मैंने चीज़ अभी तक मेरे सबकॉन्शियस में है कि इस टाइम पे क्या बताया था सर ने। जो गलत हुआ क्वेश्चन उसको सही करके सर मैं करता क्या था कि पहले क्वेश्चन लिख लिया ब्लू पेन से, फिर नीचे मैं उसे खुद सॉल्व करता था। फिर वो अगर उसमें कोई गलती होती थी तो ग्रीन पेन से मैं करेक्ट करता था उसे, कि मुझे याद रहेगी हाँ इसमें मैंने क्या करेक्शन करा है। सो ये मेरी अप्रोच रहती थी। उसके बाद मैंने बुक मंगा ली थी, सर की बुक भी है इंग्लिश एक्यूमेन करके, सो वो मैंने बुक मंगा ली थी। उसके बाद उसमें उससे बढ़िया बुक मैंने इंग्लिश के लिए अभी तक नहीं देखी। वो है सारी बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं जो अच्छी हैं, बट मैंने पर्सनली वो प्रेफर करी है क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा है और वो लेटेस्ट है। जैसे हमारे सीडीएस का पैटर्न ऐसे चेंज हो जाता है, कुछ इनिशियल ईयर्स में स्पेलिंग्स वो पूछते थे, लेकिन बाहर किसी बुक में स्पेलिंग्स नहीं है। वोकैब के लिए आपको अलग से बुक खरीदनी पड़ेगी, लेकिन उस बुक में है, उसमें सर्टेन वोकैबलरी है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब है। और गोपाल वर्मा सर ये बोलते थे कि सारी एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले आओ, सारी चीज़ें आपके दिमाग में चली जाएंगी, उसके बाद बार बार रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। तो इंग्लिश का सर यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा मुझे, और फिर सीडीएस में भी अच्छा स्कोर होने लगा मेरा इंग्लिश में। और जो वैसे स्पोकन वाली इंग्लिश, इसका क्या अपने आपने डेली बेसिस पर क्या इम्प्रूव किया अपने आप को, जो स्पोकन में भी इतनी इम्प्रूवमेंट आई? क्योंकि वो जो पर्सनैलिटी होती है वो ओवरऑल शार्प होनी चाहिए, तो ये इसका रोल रहता है ना। माने ना माने हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन इंग्लिश ज़रूरी है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं पर। तो उसको कैसे इम्प्रूव किया? ये तो रिटर्न पार्ट वाली इंग्लिश हो गया, उसको कैसे इम्प्रूव किया? जो पर्सनली जो देख पा रहा हूँ मैं, जो वहाँ पे ऑफिसर्स ने देखा आपको,
उसे कैसे इंप्रूव किया आपने? क्योंकि कई बच्चे जैसे अभी एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, आपको बहुत जूनियर्स भी देख रहे हैं आपके, तो कई लोगों का बहुत डर रहता है कि मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे हम, रिटर्न इंग्लिश का निकाल भी लेंगे हम अच्छे टीचर्स के साथ, कैरियरवेल के साथ जुड़कर, बट हम लोग इंग्लिश बोलने वाली बात होती है तो काफी क्राउड पीछे हट जाएगा। स्टेज फियर इतना ज्यादा है डिफेंस प्रिपेयर बच्चों में, क्योंकि जो गांव देहात से बच्चे, उनको आप कहीं कमरे में बंद करके रिटर्न एग्जाम दिलवा दो, वो फोड़ देंगे, बहुत नंबर ले आएंगे। लेकिन जैसे ही उनको सामने फ्रंट में खड़े होकर कि आपको इन पूरी आवाम को बताना है, कुछ बोलना है, वो पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे कि नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि इंग्लिश रोल प्ले कर रहा है इसमें, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो इंग्लिश को वहां कैसे इंप्रूव किया आपने? क्योंकि बहुत मेहनत की होगी, धीरे धीरे बनती है वो बात, तो उसको कैसे इंप्रूव किया आपने? सर इसमें पहली चीज़ है कि इंग्लिश की नॉलेज होना। इंग्लिश की नॉलेज जो मैं बोल रहा हूँ तो इट इज़ टोटली अबाउट द लैंग्वेज वाला पोर्शन। सो यू नो द लैंग्वेज, यू नो द बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स, एंड उसमें फिर मैंने ग्रामर पढ़ ली थी सर, और बेसिक ग्रामर सबकी ठीक होती है। इंग्लिश में पेपर में थोड़ी एडवांस आती है, बट वो बेसिक हमने बचपन से देखी है, हमने बुक्स वगैरह पढ़ी है, हम चीज़ें सुनते हैं, हम कमेंट्री देखते हैं, सब देखते हैं। वहाँ से फिर हम जैसे रीडिंग हैबिट्स हैं, रीडिंग हैबिट्स हम डेवलप करेंगे तो हम यूज टू रहेंगे इंग्लिश के अराउंड, वो हमारे एनवायरनमेंट में रहेगी। उसी से ही बच्चे भागते हैं। हाँ, इनको सबको इंग्लिश सीखनी है, पढ़ना किसी को नहीं है, रीडिंग करनी नहीं है किसी को, तो मैसेज दो भाई इनको। रीडिंग करना इज मस्ट, कुछ ना कुछ आप रीड करते रहो। आप रीड नहीं कर रहे तो आप इंग्लिश सुनो, आप सुनोगे नहीं, आपसे बोली नहीं जाएगी, आपको पता चलेगा, आपको मिस्टेक्स आपकी पता चलेंगी, तो वो चीज़ें करते रहें। फिर दूसरी चीज़ होती है टू हैव अ सेल्फ बिलीव दैट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। अगर वो नहीं होगा, वो एक दिन में कभी नहीं आता। वो कोई गोली नहीं है स्पोकन इंग्लिश की, यू विल टेक एट द नाइट, वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू फील लाइक आई विल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। इट विल टेक टाइम एंड इट टेक्स टाइम। मैंने भी, आई स्टिल रिमेंबर, जब एनसीसी में सर एक कैंप था हमारा, तो वहाँ पे जेसीओ साहब थे, उन्होंने बोला, कोई क्लासेस होनी थी हमारी फायर के सब्जेक्ट पे, उन्होंने बोला कि थोड़ा डिले है 15 मिनट का, इफ एनीवन वांट्स टू स्पीक समथिंग। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने हाथ खड़ा किया था हिम्मत करके। यू आर द ओनली वन? हाँ सर, मैंने अकेले ने हाथ खड़ा किया था। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर? पूरा कैंप था सर, 500 550 बच्चे थे कैडेट्स, और मैंने उससे पहले कभी कुछ नहीं बोला था कहीं। ये बस उस टाइम पे आ गया कि यार चलो ट्राई करते हैं। सो मैं गया वहाँ पे, मैंने इंग्लिश में स्टोरी सुनाई उनको, एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी बिहेवियर के ऊपर। ओके। वहाँ से फिर ना ऐसा होता है सर कि वंस यू डू इट, है ना, आपकी मेमोरी में एक सिग्नल जाता है कि यस यू कैन डू इट। वो इतना तगड़ा हो जाएगा ना 1 साल के बाद, you'll be able to do anything। और ये इंग्लिश में ही नहीं है, हर चीज़ में है। आप पहले दिन भागने निकले और 2.5 किलोमीटर में सांस फूल गई, आपको ऐसा लगेगा यार 2.5 में तो ये हो रहा है, 15 में क्या होगा? फिर करते रहोगे, एक्सक्यूजेस को अवॉइड करके आप बस काम पे ध्यान दोगे, हो जाएगा। सेम इज विद इंग्लिश। तो कॉन्फिडेंस सर वो टाइम से आता है, और वो आपको बोलना पड़ेगा। एंड इट इज नॉट ऑल्सो अबाउट द इंग्लिश, इट इज अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट, है ना। आपको इंग्लिश हेल्प करती है, कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यू कम्युनिकेट फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, और जब आप किसी भी भीड़ के सामने जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस है वो जो फेस से और बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। सो कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, और किसी से भी नहीं। और ये प्रैक्टिस करनी है तो भैया आपको जो इन्होंने बताया तुषार ने, वो करना पड़ेगा। आप रिटर्न ओरिएंटेड हो तो ठीक है, रिटर्न हो जाएगा आपका, लेकिन अगर अपने अंदर चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी में चाहिए, तो वो सब चीज़ें जिनसे आपको डर लगता है ना, बुक्स रीडिंग करने की हैबिट है, आपको पसंद नहीं है, वो करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका स्पोकन पोर्शन अच्छा होगा। आपको सुननी पड़ेगी इंग्लिश, आपको ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा जहाँ पे आसपास का वातावरण थोड़ा बहुत इसी तरीके का हो, जहाँ पर आप इंग्लिश सुन पाए और इंग्लिश बोल पाएँ। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली कि खुद बिलीव होना चाहिए कि मैं बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि जब तक खुद ही नहीं सोच पाओगे, अगर बोलने से पहले ही यहाँ बॉडी के अंदर से ही आएगा कि यार नहीं हो पाएगा, कभी नहीं बोल पाओगे। क्यों सर? कहीं ना कहीं वो पुश करना पड़ता है। वो जो यस और नो का होता है ना, कई बार जैसे मीटिंग्स में होता है या फिर सेमिनार्स में होता है ना, आप पूछते हो। ऑनलाइन तो सर वो इजी है, आप सेमिनार में पूछो किसी से कि किसी को कोई डाउट, वो जो 2 सेकंड का डिसीजन होता है ना कि यार पूछ लेता हूँ हाथ खड़ा करके, वो कॉन्फिडेंस जो देता है वो वहाँ पुश करना पड़ता है सर। एक बार आप खड़े हो गए, आपको फिर पूछना ही पड़ेगा, आप वहां मना नहीं कर सकते। सो इतना सा पुश होता है बस। तो मतलब, तो जो भी ऑडियंस अभी देख रही है उनको ये मैसेज क्लियर है कि अगर ये चीज़ इंप्रूव करनी ज़रूरी है, पहली बात तो बिना इसके तो शायद आगे बन पाएगी बात, नहीं बन पाएगी डिफेंस में। सर इंग्लिश वहाँ कंपलसरी है। फिर एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप, इफ देयर इज अ पर्सन हु कैन कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर मैनर, तो वो अलग ही इम्पैक्ट जाता है उसका। जरूरी है, क्वालिटी सब में होती है, लेकिन किसी की फिजिक अच्छी है या फिर कोई कम्युनिकेट अच्छा कर सकता है, वो ऑब्वियसली बात है, आपको खड़ा कर देंगे सामने कि हाँ भाई एड्रेस द पीपल। और जिनको आप एड्रेस करोगे उन पर डिफरेंट इम्पैक्ट होगा आपका, आपको अलग नज़र से देखेंगे वो कि हाँ भाई इस बंदे में कोई डिफरेंट है, कुछ अलग क्वालिटी है। सो उभरने के लिए चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और
ऐसा नहीं है कि जैसे मैं हूँ और मेरे साथ वाले काफ़ी हैं, ऐसा नहीं हम शुरू से बहुत तगड़े थे इंग्लिश में, हमने कभी स्टेज पे कुछ नहीं बोला, डर लगता था हमें, लेकिन इम्प्रूव करी हैं चीज़ें, इम्प्रूव करते 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 वी आर हेयर. एंड आई नो पीपल who are not that good in English, in mathematics, in physique, stamina वगैरह उनका नहीं था, but subsequently gradually they worked upon it and they have improved and they are still improving. Even I am still improving. वो टाइम के साथ सर चलता रहेगा, ग्रोथ है वो चलती रहती है. So it's all for everything जो भी आपको अचीव करना है. तो स्ट्रेट मैसेज है भाई, करना पड़ेगा अगर उस चीज़ में जाना है, उस क्षेत्र में जाना है. अगर आपने बड़ा सोचा है तो बड़ी चीज़ें जो सोची हुई उसके लायक बनना पड़ेगा, अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, अपना स्टेमिना पुशअप करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको. नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें इसलिए आती है क्योंकि जनरली जो बच्चे एनडीए में जाते हैं मोस्टली बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं, तो उन्होंने जीएस जैसी चीज़ शायद 10th में टाटा बाय बाय बोल चुके होते हैं. रीज़न स्टेट होता है कि नहीं समझ में आती, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बोर करती है. वो बात अलग है कि 11th 12th आने के बाद बच्चे यूपीएससी भी करते हैं, वहाँ पे जीएस उनकी मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं, तब अलग साइकोलॉजी होती है. लेकिन 10th में उसको ड्रॉप करने का सीधा सीधा पर्पज है आईआईटी जेई, ठीक है, या नीट मेडिकल या एनडीए वगैरह की तरफ जाना, फील्ड स्पेसिफिक होता है. तो वो ऐसे उन सब्जेक्ट्स को उस समय वो छोड़ते हैं. फिर ग्रेजुएशन के टाइम में आपने ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से किया है, तो वो भी आपके सब्जेक्ट्स नहीं रहे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स तो बहुत मेन है सीडीएस में. Yes, sir. और इवन एनडीए एग्जाम्स में भी. तो जीएस की प्रिपरेशन को कैसे देखते हो आप, और क्या सजेस्ट करते हो बच्चों को जो जीएस की तैयारी करते हैं, और ये दोनों के लिए, एनडीए वाले बच्चों के लिए भी सीडीएस के लिए भी, क्योंकि सीडीएस में आपको 3 साल और मिलेंगे ग्रेजुएशन के, और एनडीए वाले तो 12th के जस्ट बात ही देने वाले हैं, है ना, क्योंकि पेपर तो निकाले आपने दोनों. तो इसको कैसे कैसे देखते हो आप जीएस को उन दोनों बच्चों के लिए, कि कैसे कैसे वो इसको कर सकते हैं? सर पहला तो अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से खेलना. जैसे आप मुझे पहले से जानते हो, यू नो कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, मैंने बाद में इंग्लिश अच्छी कर ली, लेकिन अगर मैं उस टाइम पे इंग्लिश अच्छी कर लेता तो इंग्लिश 200 नंबर की आती है शायद एनडीए में, 50 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का एक होता है. तो 200 नंबर अगर इंग्लिश दे रही है और इंग्लिश इतनी स्कोरिंग है, उसमें कोई भी बच्चा 100 नंबर 120 नंबर ला सकता है. बिल्कुल, ये मिनिमम नंबर है जो मैं बता रहा हूँ. सो इतना कोई कर लेगा, उसका पेपर ऑलरेडी क्वालिफाई होने के चांसेस हो जाते हैं. 100 नंबर आपके अगर इंग्लिश में आ जाते हैं और आप 100 नंबर ही अगर उसमें स्कोर कर लेते हैं, मैथ्स में ज़्यादा होते हैं सर, 100 मैंने बहुत कम बोला. हाँ. अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो उसके आते हैं, ठीक. हाँ, वो बच्चे अपने छोड़ते हैं. हाँ, तो सर जीएस के लिए फिर वही बचते हैं 50-60 नंबर. लेकिन इसका ये नहीं होता कि जैसे कुछ आईआईटी जेई वाले बच्चे हैं, अब आपसे पढ़े हुए बच्चे मैथ्स में तो सर 180-200 भी ला रहे होंगे, है ना, लाते हैं बच्चे इतने. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और जो इंग्लिश ढंग से पढ़ता है उसके ज़्यादा भी आते होंगे. तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायो पे ध्यान देते हैं, उनसे उनका जीएस निकल जाता है. पॉइंट वाली बात है. हाँ, ये एक मिनट, जो रनिंग फेज में 12th में होता है, जो 12th के जस्ट बाद एनडीए निकालते हैं, वो यही करते हैं. हाँ सर, वो पूरा इंग्लिश पे ध्यान रहता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में वो उसको शायद 1-2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी से गेम पलट देते हैं सारा का बिल्कुल सारा. सर, बिल्कुल. जो मेन वही मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ्स पे ना अपने खेलते हैं बच्चे. मैथ्स उनका अच्छा होता है, वो मैथ्स को फिर उतना अच्छा कर लेंगे, इंग्लिश इंप्रूव कर लेते हैं वो, और फिर जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो हो गया, उनके बेसिस पे वो जीएस की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं. लेकिन सीडीएस के लिए थोड़ा डिफरेंट है. सीडीएस के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अलग अलग पेपर्स हो चुके हैं और कंपटीशन सीडीएस में थोड़ा ज़्यादा है. बिल्कुल, ग्रेजुएशन एग्जाम होता है, बहुत लोग हैं जो दे रहे हैं वो पेपर. सो सीडीएस का थोड़ा जीएस ढंग से पढ़ना होता है. जैसे मैंने 9th-10th की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी साइंस के लिए, वो उसके लिए इनफ होती हैं. वैसे उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो कि प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर एनी एग्जाम. लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी पॉलिटी के लिए. पॉलिटी पूरा कंप्लीट पढ़ा? हाँ सर, हाँ. और कंप्लीट तो नहीं, लेकिन स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं. प्रेसिडेंट साहब हो गए हमारे, वाइस प्रेसिडेंट साहब, पीएम, सीएम, फिर आपके पास पार्लियामेंट हो गई पूरी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, कुछ टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं. सो लक्ष्मीकांत से मैंने पढ़ी. फिर उसके बाद ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ हैं 11th की. 12th के कुछ नोट्स हैं मेरे साथ वालों के, मैंने वही पढ़े, क्योंकि 12th की ज्योग्राफी इतनी वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा है. उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो करंट डिफेंस के करंट अफेयर्स ही बनाते हैं, जो यूपीएससी पूछती है, यूपीएससी के डिफेंस ओरिएंटेड. सो जो मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ कि एक इनिशियली मैं भी एक्सक्यूज़ देता था कि मैं तो इस बैकग्राउंड से और मैं वो नहीं पढ़ सकता, हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और. लेकिन जितनी जल्दी मान लो उतना बेहतर है. जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सक्यूज को साइड में हटा लोगे, उतनी जल्दी ज़्यादा स्कोर करने लगोगे. सो यूपीएससी ने जब डाला है तो सर पढ़ने में, मेहनत करने में क्या ही जाता है. और कुछ चाहिए होगा यूपीएससी को, तभी एग्जाम का प्रोसीजर. बिल्कुल सर. ये कहीं ना कहीं आगे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती होंगी, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपकी नॉलेज. तैयारी की सबसे खास बात होती है सर पेपर निकालना पहला ही में, वो तो है ही.
दूसरा सबसे उसका इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो पर्सनैलिटी पे जाता है वो होता है कि आप डिसिप्लिन हो जाते हो, आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हो। आपको पता है कि दिन में 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। यू विल बी डिसिप्लिन, यू विल बी ऑर्गेनाइज, यू विल बी प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। अच्छा, तुम कितना घंटे पढ़ते थे भाई? एक बार ये स्ट्रेट क्वेश्चन होता है ना, टॉपर्स से हमसे भी लोग पूछा करते थे जब हमने आईआईटी करा था कि भाई इतने घंटे पढ़ते थे। आज तुम्हारी बारी तुषार, क्या कितने घंटे पढ़ते हो भाई? पूछना चाहती है ऑडियंस, ऑल इंडिया रैंक 1 कितने घंटे पढ़ता है 24 घंटे में से? सर एट टाइम्स 13 घंटे 14 घंटे, एट टाइम्स 2 घंटे 3 घंटे, वो डिपेंड करता था। इट इज टोटली अबाउट हाउ यू आर प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। एग्जाम से 1 महीने पहले वो तो सर पीक होता था 13-14 स्ट्रेट 13-14 संडे वनडे सब इंक्लूड था उसमें। यस सर, संडे को मेरा एक वो था कि रनिंग करता था मैं लॉन्ग थोड़ा, तो थकान से सोना होता होगा। थकान से सो जाता था मैं। और जब सब पेपर दूर है, सिलेबस आराम आराम से चल रहा है, अब भी पुश कर रहे हो जितना हो रहा है, उस टाइम पे यू कैन गिव टाइम टू डिफरेंट थिंग्स लाइक योर फिजिक, योर कम्युनिकेशन स्किल, योर नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस, या फिर आपका जो पर्सनैलिटी की चीजें होती हैं जैसे बुक्स वगैरह पढ़ना। तो यानी रिटर्न से 2 महीने पहले फिजिकल को आप रेस्ट दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि रिटर्न के आपको पहले पूरा तो रिटर्न ही चलाना चाहिए। रिटर्न के 1 महीने पहले तो फिर रिटर्न है, फिर तो मॉक्स एंड रिवीजन। उस टाइम पे रनिंग करना इज नॉट रीजनेबल। थक थकेगी, सोएगी, थक जाओगे, फिर नींद मांगेगी, वो फिर खाना मांगेगी, खाना खाओगे तो नींद आएगी। सो ये है कि पढ़ाई कितनी करनी है वो टाइम पे डिपेंड करता है। एंड आज के टाइम में नौकरी तो है ही इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बात है, बट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सब भी जरूरी है सर। सो बेसिकली ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सारी पढ़ाई घर पर ही हुई है, लाइब्रेरी वगैरह भी कोई ज्वाइन किया था? नहीं सर, प्रॉपर घर में रूम है मेरा। अच्छा, उसमें तैयारी हुई है। तो भैया देखो, लास्ट टाइम में 13-14 घंटे भी पढ़ने को मिले तो पढ़ लो भाई, ठीक है। और पढ़ते टाइम मतलब ऐसा क्या करते हैं आप लोग कि भाई जैसे कई लोगों को बोरियत फील हो जाती है। हाँ सर। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैंने सिलेबस बनाया अपना, मैंने देखा पूरा सिलेबस, तो मैंने टाइम टेबल बना लिया, जोश जोश में टाइम टेबल बन गया पूरा, और उसमें मैंने 14 घंटे पढ़ने को दे दिए टशनबाजी में। 3 दिन मैंने वो फॉलो किया, 3 दिन बाद चौथे दिन इधर उधर में निकल गया। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि उसको फॉलो कैसे किया जाए, क्योंकि टाइम टेबल तो दुनिया बना रही है। हाँ सर। टाइम टेबल के बाद लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई लैपटॉप मंगा रहा है पापा मम्मी से, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं ऑफलाइन ज्वाइन हो रहा है। तो लोग आगे स्टेप तो ले ले रहे हैं, पहला स्टेप ले ले रहे हैं, लेकिन जो पूरी सीढ़ियां चढ़नी है आखिरी तक वो नहीं कर पाते हैं लोग, है ना। क्योंकि उसी वजह से कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं, और उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो रैंकर्स बन जाते हैं। हाँ, तो ये कैसे, ये क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि सारा गेम मुझे लगता है माइंड का गेम है। हाँ, तो ये इसके लिए कुछ मैसेज बच्चों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको देखने के बाद, आपकी वीडियो को देखने के बाद ना बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड हो जाएंगे, आज से हम आग लगा देंगे। लेकिन ये आज से हम आग लगा देंगे, कब तक लगेगी आग और कब तक जली रहेगी और कब बुझ जाएगी, इसका जवाब उसी के पास होगा, है ना। और फिर 3-4 दिन बुरे जाते हैं, फिर इंसान भूल जाता है, फिर किसी और दिशा में, और ऐसे करके पलट के देखता है तो न्यू ईयर 2024 फिर से ही साल खराब। तो इसके लिए क्या मतलब कि कैसे यार वो मेंटेलिटी कैसे रहती है कि ये फॉलो हो जाएगा, मैं इसको करूंगा कैसे भी करके? इसमें सर राकेश यादव सर की एक बात याद आ रही है। वो जब सर पढ़ाना शुरू करते थे तो कुछ महारथी बच्चों के कमेंट्स आते थे, क्योंकि मैं तो कमेंट वगैरह में रखता नहीं बिलीव अपना, क्योंकि सर बहुत डेकोरेटेड टीचर हैं सारे। कोई भी टीचर है, आप फालतू की चीज़ें पूछोगे, इरिटेट होंगे, फिर वो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सो मैं ऑब्जर्व करता था, कुछ बच्चे थे कि सर आगे लेवल का पढ़ाओ, सर आगे लेवल का पढ़ाओ, सर आगे लेवल का पढ़ाओ। एंड मैं बस ये चीज़ सोचता था उस टाइम पे कि अगर एक अच्छा क्वेश्चन डाल दिया कि ले ये है आगे लेवल का, तो वहाँ नानी याद आ जाएगी। फिर यही होता है सर हर किसी के साथ। हम जैसे मुझे 15 किलोमीटर भागना है और मेरा पहला दिन, और मैं सीधा 15 के लिए अटेम्प्ट करूँ, 2 चीज़ें होने के चांसेस हैं। एक, आप मेंटली गिव अप कर दोगे। एक बार मेंटली गिव अप कर दिया, वो सर वो सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, इट विल बी इन योर पर्सनालिटी, यू विल डेफिनेटली गिव अप नेक्स्ट टाइम। इवन आप 7 किलोमीटर करोगे, यू विल गिव अप। दूसरा होगा, आप इंजर्ड हो जाओगे एंड आपको ये पता चल जाएगा कि रनिंग इज नॉट फॉर मी। हाँ, you'll get down with your confidence, एक वो चीज़ होगी। सो पहली चीज़ जो मैं बताता हूँ सबको, या फिर खुद के लिए भी अप्लाई करी हुई है, जो सर भी बताते हैं, सब बताते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, धीरे धीरे करना शुरू करो। मैं 14 घंटे पहुंचा था तो शुरू से 14 घंटे नहीं थे वो, इनिशियली कभी 4 करे हैं, कभी 5 करे हैं, वो 5 से फिर 6 हुए, फिर 8 हुए, फिर 8 से वो भूख नहीं मिटती, ऐसा लगता है कि यार और भी तो कवर हो सकता है। मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो गया था 14 बिल्कुल सर, पैशनेट पढ़ाई होती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो टाइम लगता है उसमें, जब आपको सपना भी दिख रहा होता है पूरा होने वाला है। बिल्कुल 13-14 घंटे वो टाइम कैसे होता है सर कि ना, फिर ना चीजें ऐसे लगने लगती हैं जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे उसका इफेक्ट दिख रहा है अपने ऊपर। हाँ। मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, रैंडमली कहीं से क्वेश्चन आया, आई एम एबल टू सॉल्व इट। या फिर मैंने मॉक दिया और मॉक में मेरे अच्छे नंबर आ गए,
So, वो मॉक में 8 क्या, घंटे का जैसे अभी तुमने बोला भी, अभी हमारी बात हो रही थी तुषार से पहले, तो मैंने बोला ऑल इंडिया रैंक 1 पता था आ जाएगी, इसने बोला एग्जाम देने के बाद पता था आ जाएगी, उससे पहले नहीं पता था। Yes, sir. तो ये क्लियरिटी ही पुश करती है आगे की तरफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, वही आपका मोटिवेशन होगा। आप अगर काम नहीं, देखो रिजल्ट सर मिलता है अगर आप काम करते हो ना, अगर आप सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, मतलब फिर result कब तक ऐसे मान के चलिए, अगर मान लो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, जो मैं देख रहे हैं, मैं उसमें से एक स्टूडेंट हूँ, और मैं आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ, तो मैं कब तक एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे को कोई छोटा पॉजिटिव रिजल्ट मिले जो मेरे को मोटिवेटेड फील कराए? कब तक ऐसा होगा कि हाँ मेरे को इतने टाइम में एक रिजल्ट आ जाएगा निकल के? ये रिजल्ट क्या मॉक्स हैं, या पर्सनली कोई रिटर्न एग्जाम सिलेक्शन है एक रिजल्ट, या कोई भी मतलब कोई भी छोटे मोटे मोटिवेशन जो भी, मतलब कि मान लीजिए सर ने क्वेश्चन दिया 50 बच्चों को दिया, उसमें से 2 ही बच्चे कर पाए, मैं उसमें से एक था, तो ये भी तो एक शायद रिजल्ट है लाइफ का। बिल्कुल सर, मैं बताने ही वाला था ये। ये हम जब क्लासेस में थे, ऑफलाइन क्लासेस में था मैं आपके, वहीं से बता देता हूँ। सो होता क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल आपका कोई भी पेपर हो सकता है, कोई भी जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल हम डिफाइन करते हैं कि हमारा क्या होगा। पॉइंट। मैंने अभी ज्योमेट्री का टॉपिक में पढ़ रहा हूँ, तो इट इज़ माई शॉर्ट टर्म गोल। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प मी इन माई लॉन्ग टर्म गोल, Yeah, बट sure. शॉर्ट टर्म है अभी। किसी के लिए शॉर्ट टर्म ये भी हो सकता है कि किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, कि टीचर ने पूछा ये क्वेश्चन कौन करेगा, मैं खड़ा हुआ बोर्ड पे गया, मैंने क्वेश्चन कर दिया, वो कॉन्फिडेंस वो भी बिल्ड कर सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स। अगर आपने ज्योमेट्री की क्लासेस लगाई हैं अभी, तो आपने 30 क्लासेस ज्योमेट्री की पढ़ी हैं, और यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस व्हिच वर देयर इन शीट्स एंड ऑल, और सारे कॉन्सेप्ट्स हैं दिमाग में, तो वो जो कॉन्फिडेंस देगा वो उतना ही अफेक्ट होगा जो आपका पेपर क्वालिफाई करने पे होगा या फिर मॉक निकालने पे होगा। सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के जो सेटिस्फेक्शन होते हैं वो डिसाइड करते हैं आप कैसा करोगे। पॉइंट। तो सीधी सी बात ये कि आप जैसे कुछ बच्चे होते, तैयारी शुरू कर दी, अब सर 6 महीने हो गए, मेरा तो पेपर ही नहीं निकला, अरे ये है वो है। तुषार ने क्लियरली बोला है कि आप महीनों के हिसाब से, दिन के हिसाब से, 15 दिन के हिसाब से, या आपका जो एनवायरनमेंट है, मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपको एक शीट मिली वहां से चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, Yes, शीट में 60 क्वेश्चन आए, आपसे 35 हो गए, 25 नहीं हो पाए, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है इसके बिल्कुल अंदर। सर। ठीक है, लेकिन आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, 50 कर पाए, 10 डाउट रह गए, तो हाँ आपने इंप्रूव किया, कल से बेहतर अपने आप को बनाया, और यही आपको धीरे धीरे पुश करेगा आपके जो पढ़ने के घंटे उनको बढ़ाने में। और एक बार मेहनत देखो करनी है सबको, जिंदगी भर किसी को भी नहीं पढ़ते रहना है, तो एक बार स्ट्रेट पढ़ाई हो जाए समय दे के चीजों के साथ, है ना, वो 10 घंटे 8 घंटे 9 घंटे अपनी क्षमताओं के अनुसार होती है। इज वेरी शार्प स्टूडेंट, बट स्टिल इसने बोला कि मैं 13-14 घंटे पढ़ता हूँ, क्योंकि अब डिमांड है, कंपटीशन उस लेवल पर पहुंच गया है। कंपटीशन क्या, लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो इसके अंदर आ गए, इतने ज्यादा बच्चे आ गए इंडिया के अंदर जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो ऑलरेडी कट ऑफ को इतना राइज कर देते हैं, और लेवल पेपर दर पेपर कभी यूपीएससी कुछ कर देता है So- है ना, यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। Yes, sir, yes, sir. आप बस अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हो, रेस्ट की बस आप जा सकते हो। सर 100 वैकेंसीज हैं 3 लाख में से, 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 2.5 लाख ने पेपर दिया, 100 वैकेंसीज हैं। 100 में आने के लिए आपको मेहनत करनी 3 पड़ेगी। लाख से And 100 sir, में आने के लिए बहुत मेहनत। दूसरी चीज भी मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसे अभी सबको ही लग रहा होगा टॉपर है तो सिर्फ पढ़ता ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत चिल बंदा हूँ, मैं कभी कभी पढ़ा भी नहीं हूँ, सिर्फ वेब सीरीज देखी है, के ड्रामा देखा मैंने पूरे दिन, आंखें खराब करी हैं अपनी, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठा हूँ तो सर बहुत मन से तैयारी करी है। तो वो दिन पे डिपेंड मतलब करता है। दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी है, खुद के लिए खुद पढ़ाई के लिए करनी पढ़ाई करनी है, हर चीज खुद के लिए करनी है। वो सर रनिंग हो गई, वो है। कुछ वेब भी हो सीरीज गया। से मेरे को याद भी आया, जब व्हेन यू एंटर्ड इन द ऑफलाइन क्लास, तो उस समय एक उरी मूवी आई थी, यस सर, तब है की ना, बात तो है। और मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, किसी का फोन बजता था क्लास के अंदर, और जनरली मैंने भी, तुमने मेरा फोन भी कभी बजते देखा नहीं होगा ऑनलाइन ऑफलाइन No, क्लास में, वो साइलेंट ही रहता है, इन बच्चों ने भी कभी नहीं देखा होगा, तो तुम्हारा फोन रिंग करा था क्लास में, मैं मर जावा, ओ सॉरी, मैं लुट जावा, उरी मूवी का गाना है, विकी Yes, sir, कौशल yes, का। sir. हाँ, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में मतलब कहीं ना कहीं डिफेंस शुरू से ही घुसा हुआ है, अभी भी तुम्हारी रिंगटोन वंदे मातरम सॉफ्ट म्यूजिक लगी हुई है, यस सर, है ना? रिंगटोन हाँ। अभी भी वो इंडियन हाँ। मिलिट्री एकेडमी की है, वो ट्यून है। वो तो कहने का मतलब ये है कि पैशन ही इतना ज्यादा अंदर संभालो कि अगर आप उसको समय दे रहे हो तो किसी को दिखावे के लिए समय नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को समय दे रहे हो। किसी को बता नहीं है घर जाकर कि मैं 14 घंटे पढ़ा था, आपको खुद को पता होना चाहिए कि भाई मैंने इंप्रूव किया और मैं आज इस स्टेज पर पहुंच चुका हूं और मैं बहुत जल्दी अपने सपनों के पास, अपने पैशन के पास पहुंचने वाला हूं, अपने गोल को पूरा करने वाला हूं। और जब एंजॉय कर रहे हो तो थोड़ा चिल रहो, रिलैक्स करो, ताकि कल दोबारा से मेहनत करनी है ना, फ्रस्ट्रेटेड फील ना करो कि यार एग्जॉस्ट हो गए हैं, बच्चे पागल हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, यार नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो उसके लिए मेंटेन करना जरूरी है इस चीज को। हर चीज़ को एंजॉय करना जरूरी है सर, जैसे रीज़न क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। पहले तो अभी मैं 6 महीने से मैंने रनिंग नहीं करी, मेरे इंटरव्यूज़ मेडिकल यही चल रहे थे 6 महीने से।
अभी जब सब क्लियर हो गया था तो मेरा एक दोस्त है, अभी दिल्ली में थे, तो आई कॉल्ड हिम और बोला, सैटरडे था, आई कॉल्ड हर। आई कॉल्ड हिम अच्छा। तो आई कॉल्ड हिम, सैटरडे था, रात को मैंने उसको कॉल किया, आई टोल्ड कि कल 15 भागे, 15 पता नहीं मैंने कब भागे थे, 6 महीने पहले। ओह, एंड ही ही सेड, डिसाइडेड कि 15 भागना है। एंड ही सेड ये बता कब आना है और कहाँ आना है। वो क्या करता है? वो भी सर मेरे साथ आया में जा रहा है। ओह, दोनों एक साथ, सीडीएस दोनों सीडीएस। तो ये तो यार फ्रेंड्स गोल हो गए। तो AR? ही इज AR 33। 33, हाँ जी okay. सर। सो अब ऐसे जब लोग होते हैं और अब वही हम सर एंजॉय करने वाली बात है, तो वो चीज़ हम एंजॉय करते हैं, हम वो उस चीज़ के लिए नहीं करते कि दिखाना है किसी को या फिर फिजिकली फिट होना है। हम फिजिकली फिट होना टारगेट है, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो मिलता है किसी बुक को रीड करने के बाद, रनिंग करने के बाद, या फिर कोई वेब सीरीज देखने के बाद, कुछ भी है, हम कई बार ये सोचते हैं कि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हम वेब सीरीज देख लेते हैं। आपका पेपर पास है और आपने देख ली वेब सीरीज, अब और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। तो ये चीज़ें डिसाइड करना Point वाली बात है, हाँ। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कब किस टाइम पे क्या करना है। अच्छा, तो मैं कुछ जेलसी जो लोग फील कर पा रहे हैं, वो कैसा जेलस फील कर रहे हैं तो यार तुमसे कि यार तुम्हारी तो सराउंडिंग इतनी अच्छी है, तुम्हारे दोस्त ऑल इंडिया रैंक 33 है, तुम्हें इतना अच्छा एनसीसी का फ्रेंड सर्कल मिला, तुम्हें टीचर्स मिल गए, तुम्हें ऑफलाइन मिला। भाई वो जो लड़का घर में अकेला बैठा, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं अच्छा, कोई भी नहीं है, वो कैसे इस चीज़ के बारे में सोचे? वो तो अब दोस्त बनाने निकल जाएगा घर से बाहर। सर ऑल इंडिया रैंक 33 जो मैंने मेंशन करा है, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी ग्राउंड बैकग्राउंड। वो मतलब हम चलते गए और कारवा बनता रहा। फैमिली नहीं सर, मैं बताता हूँ, हाँ ऐसा ही है उसका। उसका इतना बेस लेवल है कि ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन स्लम्स। ओह, वो वहां से उठ के उसकी फैमिली, मैं एक दिन बात कर रहा था एंड एसएसबी में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है उसको। ओके। मैंने उसको इतना ऑब्जर्व किया था कि कैसे होता है, मुझे डेंगू हो गया था एंड ही वाज टेकिंग केयर ऑफ मी इन दिल्ली? इन कपूरथला। कपूरथला, ओके। हाँ, मुझे डेंगू हो गया था उस SSB। time। हाँ, सो बहुत वो केयर कर रहा था मेरी। वो मैं तब ऑब्जर्व करा उसको कि क्या, और मैंने उससे पूछी बात बाद में कि यार मुझे ना ये चीज़ें तुझमें अलग लगी तेरी पर्सनालिटी में। फिर उसने मुझे थोड़ा वो बताया अपने बारे में, लाइफ जर्नी बोला। लाइफ जर्नी, कि यार ऐसे है। उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरी फैमिली में 10th करने वाला मैं पहला इंसान हूँ। ओह, वहाँ से ऑफिसर बनना, ग्रेड ए ऑफिसर बनना, वो इंडियन आर्मी में, इट्स वो बस जो 10 यूनिवर्सिटीज से परे होने वाली बात है। वो पॉइंट। अगर वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। वो लड़का इतना अच्छा है, मेहनती है, बस ये 2 चीज़ें हैं, मेहनत करनी है और अच्छी इंटेंशन के साथ करनी है। एनीथिंग इज पॉसिबल एंड एनीवन कैन डू इट। तो मेहनत करो भाई, अपने आप चलते रहो मंजिल की तरफ, कारवा बनता रहेगा, अच्छे अच्छे लोग मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहेंगी, और मेहनत करते रहोगे तो सब हम हो सर जाता है। इस मिसकंसेप्शन में रह जाते हैं कि जिनके घर में ऑफिसर्स हैं या फिर जिनके ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, इस पर भी मेरे को बात करनी है अभी। वही लोग हैं जो ऑफिसर बन सकते हैं या फिर कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या फिर रेप्यूटेड जॉब पा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जहाँ से डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, वो है आपका टर्निंग पॉइंट, वो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। एंड लेट मी टेल एवरीवन, सर ये बात जानते हैं ऑलरेडी कि सर मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, तो जब आप मन बना लेते हो तो एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। अगर आप ऑनेस्ट हो अपनी मेहनत को लेकर, एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स थे पहले, वो मुझे कांस्टेबल के लिए कहते थे कि कांस्टेबल के लिए दे ले, क्योंकि वो चीज़ ईजी थी। लेकिन मेरा दिमाग शुरू से था कि बनना है तो ऑफिसर बनना है। लेकिन जब उन्होंने चीज़ें देखी कि घर में रह के भी, जब सब सो रहे हैं तब मैं जग रहा था, तब जब सब सो चुके होते थे 9 बजे, मैं 12 बजे तक पढ़ता था। और जब मैं सुबह उठता था रनिंग के लिए जाता था 4:30 बजे, तब भी सब वो सो रहे होते थे। तब उन्होंने देखी ऐसी चीज़ें कि ये लड़का तो या तो पागल होगा या बन के ही रहेगा। तो फिर उन्होंने भी फिर सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि चल यार मेहनत तो तू कर ही रहा है, इट विल टेक टाइम, इट टुक टाइम, बट फाइनली वो वर्थ इट है उस टाइम का। मतलब फैमिली सपोर्ट करती है, आप अपनी तरफ से रिजल्ट सब सपोर्ट करते हैं, थोड़े थोड़े टीचर्स, देते रहो, थोड़े थोड़े रिजल्ट देते रहो। फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स सब सपोर्ट करते हैं। एनवायरनमेंट सपोर्ट करने लगता है, वो वाइब्स अलग बन जाती है फिर जब आप मेहनत कर रहे होते हो। ओके ओके ओके। तो हमारे तीनों सब्जेक्ट्स कवर हो गए, मैथ, इंग्लिश और जीएस। अब मेजर पार्ट एक एसएसबी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी फाइनल रिकमेंडेशन के लिए। तो एसएसबी वाला फेज को कैसे डिफाइन करोगे, और ये कब से तुम्हारे साथ इसकी तैयारी कब शुरू कर दी थी, और क्या कमियां रही पहले आपके अंदर, और अब कैसे कैसे आपने इसके अंदर इम्प्रूव किया अपने आप को? क्योंकि एसएसबी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिटर्न के लिए जाते हैं, निकाल भी लेते हैं, लेकिन एसएसबी में एकदम धराशायी हो जाते हैं, पहले दिन ही बाहर हो गए। तो कैसे एसएसबी के लिए क्या आपने किया, और क्या मैसेज स्टूडेंट्स की तरफ जाना चाहिए कि अगर कोई डिफेंस के लिए तैयारी कर रहा है, सीडीएस के लिए तैयारी कर रहा है, एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है, तो एसएसबी को कैसे देखे वो? पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा दैट इज़ लाइफ में जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर कुछ भी है, मैराथन है। एंड सेम गोज विद एसएसबी। मुझे टोटल 4 साल लगे। मेरा पहला एसएसबी जो था वो 24 सितंबर 2018 को था।
एंड उसके बाद एग्जैक्ट सेम जगह से कपूरथला से आई गॉट रिकमेंडेड Okay, आफ्टर same. एग्जैक्ट 4 years जहाँ से पहली बार निकाले गए वहीं से पहली बार इन हो यस गए। सर। मेरा एटीट्यूड ऐसा हो गया था कि अब जो मुझे रिजेक्ट करेगा वहीं जाऊंगा मैं। 22 सितंबर 2022 को मैं फिर रिकमेंड हो गया एंड मैंने आयुष आपको बताई थी बात कि सर माय द जर्नी ऑफ एसएसबी स्टार्टेड फ्रॉम दिस सेंटर ओनली एंड आई विश इट एंड्स हियर। अब वो हो भी रही है सर, मैं जा रहा हूँ अकेडमी। सो इट टुक मी 4 years और 4 years में मैंने इतनी चीज़ें इंप्रूव करी हैं। सर ने देखा है मुझे, वो सर बता भी रहे हैं कि फील कर पा रहे हैं वो चीज़ें, वो इम्प्रूव करी हैं। वो करते करते एसएसबी निकल गया। पहले क्या था, डिसिप्लिन नहीं था, मैं था लेकिन उस लेवल का नहीं था जितना एक बंदे को होना चाहिए। जो आपका टारगेट है, मैं तो ऐसे देखता हूँ सर, कोई भी टारगेट होता है आपका, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। अगर आप नीचे हो तो आप नहीं जा पाओगे वहाँ, अगर आप ऊपर पहुँच गए तो आप बहुत जल्दी चले जाओगे। बहुत। तो वो डिसिप्लिन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ हो गया, मैच्योरिटी हो गई ऑफ प्लान बी एंड प्लान सी अबाउट दी लाइफ। एनडीए के लिए इतनी थोड़ी चाहिए नहीं होती बिकॉज आप उस टाइम बच्चे होते हो। एनडीए इज़ द वेरी स्वीट एंट्री, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। ये चीज़ मुझे वहाँ रियलाइज़ हुई थी इंटरव्यू में। फिर भी मेहनत करके जाओगे तो बहुत ईजी हो जाता है वो। सीडीएस में फिर रिस्पॉन्सिबल होना, जब मैं घर गया कोविड में और सीडीएस की तैयारी कर रहा था, घर वालों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, भाई बहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, दोस्तों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, उनको मोटिवेट करना। सो बेसिकली टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एंड गुड पर्सन इन जनरल अपनी लाइफ में। उसके बाद आता है कि आप एसएसबी की तैयारी करते हो। सो आई टुक ऑनलाइन क्लासेस, उनसे ऑनलाइन मैंने तैयारी करी थी एसएसबी की, कुछ टाइम दिया। और जो पर्सनल लेवल की चीज़ें थी, अपनी रनिंग पे काम करना, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना, डिफेंस फोर्सेस के बारे में पैशनेट हूँ तो उस नॉलेज को इम्प्रूव करना। अभी भी कोई मेरे से नींद में पूछे वेपन्स एंड ऑल, आई टेल मुझे नंबर प्लेट्स, हाँ जी, मुझे नंबर से याद है, नंबर प्लेट्स के कि जो कोड्स होते हैं, ए होता है उसका बाइक का, बी होता है कार का। अंकित ने फोटो भी भेजा था तुम्हारा, वो टैंक था, फौजी टैंक, उसके आगे। हाँ जी सर, वो मुझे कोड याद है। टैंक का एक्स फोन में होता है है, अभी। एक्स होता है और डी स्टैलियन का होता है। ऐसी चीजें मुझे अभी भी याद है। आई एम नॉट इवन इन द आर्मी। तो अब तो उन्हें चलाने वाले हो भाई। यस। बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तो तुषार, अब तुम्हारी वीडियो देखने के बाद ना बहुत सारे लोग अब बड़ा सपना सोचना शुरू करेंगे, जो कि जरूरी भी है। बड़ा नहीं सोच पाते हैं तो अचीव भी नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो कैसे वो इतना स्ट्रांग रह पाए, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कैसे कर पाए, और क्या मेंटेलिटी और मोटिवेशन में वो क्या यूज करें कि जब तक वो सपने अचीव ना हो जाते तब तक वो उस रास्ते पर चलते रहे। तो इस बड़े सपने को आखिरी तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रांग रखना है माइंड को, और कैसे मोटिवेटेड रहना है जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाते, तो कुछ इस पर प्रकाश डालो। सर देखो, बड़ा सपना तो रिलेटिव होता है। जैसे मेरे लिए आर्मी ऑफिसर बनना ही है, वो बड़ा छोटा कुछ भी हो चाहे। अब दूसरों के लिए वो बड़ा हो सकता है। कुछ लोग अब ये कह दें कि बनना तो आईएएस ऑफिसर चाहिए था, आर्मी ऑफिसर क्यों बन रहा है। तो बड़ा छोटा इज़ वेरी रिलेटिव। लेकिन आपको जो लगता है कि आंखें बंद करूं और मैं वहाँ देखूं अपने आप को, दैट इज़ योर गोल। वो गोल आप खुद डिसाइड करते हो, डिस्पाइट ऑफ योर, इट डजेंट मैटर विच फैमिली बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, विच एरिया यू कम फ्रॉम, विच कास्ट यू कम फ्रॉम, वो कुछ मैटर नहीं करता। आप जो डिसाइड करते हो वो आपके लिए बड़ा गोल है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि हर गोल टाइम मांगता है, हर गोल सेक्रीफाइसेस मांगता है, कंफर्ट का सेक्रीफाइस मांगता है, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस हो। सो एक्सक्यूजेस को साइड रखते हुए और बी वेरी एक्सेप्टेड अबाउट द फेलियर्स, कि मैं फेलियर्स आएंगे और दिक्कतें आएंगी लाइफ में। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो दिक्कतें 100% आएंगी, मोटिवेशन लो होगा। वो सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने का जो दम होता है, वो एक्सेप्ट करने की जो विल होती है, वो पहले से बनानी होती है। इट माइट टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, इट डेफिनेटली विल टेक टाइम इफ़ यू आर एमिंग अ बिग थिंग। टाइम लगेगा, लेकिन वही है कि मैं मेहनत करता चलूँगा। एक दिन कम हुई कोई बात नहीं, मैं अगले दिन ज़्यादा करूँगा। एक हफ्ते सही हुई, एक हफ्ता मेरा फिर ख़राब चला गया, फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, फिर मैं अगले हफ्ते फिर दोबारा शुरू करूँगा। सो वो एक चीज़ होती है जो हमें बढ़ाए रखती है। मोटिवेशन 2 चीज़ें होती हैं। मोटिवेशन होता है एक इंट्रिंसिक, आपके रीजंस, कि अगर कोई चीज़ मुझे करनी है तो वो करनी क्यों है, वो एक रीज़न होता है। मुझे फौज में जाना है, मुझे अभी तक सैलरी नहीं पता एक लेफ्टिनेंट की कितनी होती है। तो मोटिवेशन सैलरी रही नहीं कभी। मोटिवेशन कभी सैलरी रही नहीं, और रही होती तो मैं फिर उसके बारे में पूरी नॉलेज रखता ना। मैंने कभी किसी ऑफिसर को पूछा कि मिलता कितना है, इतना बता था कि हाँ वो दे पे हैंडसम सैलरी, उससे सब चल जाता है। सो मोटिवेशन जो थे मेरे, और अभी भी ट्रेनिंग की ये नहीं है कि वहाँ जाके रगड़ा होगा, ये होगा वो होगा। अभी भी खुजली अंदर की, जल्दी भेजो। मैं तो सर से बोल रहा था, सर पाँच बस निकल रहा हूँ। वो जो फील होता है अंदर, तो होता है चीज़ों के लिए मोटिवेशन। दूसरा मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन मिलता है काम करने से।
आप कितने ही वॉलपेपर्स लगा लो, कितने ही अपनी दीवार पे पोस्टर लगा लो, वर्दी खरीद के ले आओ आप, या फिर आपका कोई भी एग्जाम है, कोई भी आप चीज़ टारगेट कर रहे हो, एनडीए हो सकता है, एयरफोर्स हो सकता है, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे, मोटिवेशन फील नहीं होगा। सो एक मोटिवेशन होता है इंट्रिंसिक और एक होता है बाहर जो आप अपने काम में दिखाते हो। सो किसी भी गोल के लिए दोनों मोटिवेशन जब बराबर चल रहे होते हैं, आप पहुंच जाते हो वहाँ पे। बेसिकली इट इज़ अबाउट की राइट एफर्ट इन राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम। भाई तीनों जब मिल जाएंगी, you'll बी एट योर पॉइंट डी, जो डिसाइडिंग पॉइंट होता है, जो आपकी डेस्टिनेशन वाला पॉइंट होता है, you'll बी देयर ओनली। और अगर किसी किसी दिन स्टूडेंट को बहुत लो फील हो, है ना, जनरली फील होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन को थोड़ा लूजली ले लेते हैं, यार 3-4 दिन छोड़ो ये वो, और वहाँ से ही कहानी शायद ख़राब होने लगती है धीरे धीरे। फिर दोबारा से अगर उसको करना है, फिर दोबारा से पढ़ना, तो फिर भी पड़ेगा। तो अगर किसी दिन किसी को फील हो रहा है कि यार बहुत गड़बड़ चल रही है, नहीं हो पा रहा है, तो उस शॉर्ट टाइम में, जैसे 2 सेकंड की कॉल होती है दिमाग की कि यार हाँ ना, तो उसको उस समय क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ट्रैक पर पहुंच जाए दोबारा चीज़ें, कि यार लैक ना हो और दोबारा से चीज़ें उसी जोरों शोरों के साथ चले जैसे चल रही थी तैयारी। क्या करना चाहिए? एक सर एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर साहब की, आई गेस उन्होंने लिखी है। सो उसमें 2 चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। एक प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए जो आप बता रहे हो, वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, और दूसरा है जब कोई एक दिन ही खराब हो गया। तो 2 रूल्स हैं। एक है 2 मिनट रूल। इसमें क्या होता है कि अगर आपको जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, लंबी क्लास होगी, या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप रिवाइज कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, और जहां आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आया कि इट्स गेटिंग बोरिंग, नाउ आई शुड लीव इट, तो 2 मिनट का डिसीजन होता है आपका। वो 2 मिनट का डिसीजन डिसाइड करेगा कि वेदर यू गो ऑन, वेदर यू कंटिन्यू और यू लीव। बस वो 2 मिनट आपको रोकना है। अगर आपने वो 2 मिनट रोक लिया कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ता हूँ मैं, इसे खत्म करने के बाद आई डू, वो 2 मिनट अगर आपने रोक लिया, आप 2 घंटे फिर पढ़ लोगे। आपने 2 मिनट वो कर लिया कि नहीं यार चल घूम के आ जाता हूँ, फिर वो 2 घंटे घूमने में निकल जाएंगे। एक दूसरा रूल होता है नेवर मिस अ थिंग ट्वाइस। कोई चीज़ अगर मिस हो गई, जैसे एक दिन मैं पढ़ा नहीं, तो कोशिश करनी कि मैं दोबारा वो चीज़ ना करूं। अगर आपने वो 2 दिन रिपीट कर दी, 95% प्रोबेबिलिटी आप तीसरे दिन भी करोगे। 100%। कंडीशन कई बार होती है, एनवायरमेंट होता है कि घर में कोई काम हो गया, मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, या फिर कुछ सामान खरीद के लाना पड़ गया, घर में काम चल रहा है, तब इट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन उसको भी मैनेज कर आप लेते हैं। इंडल्ज हो, हाँ, वो गलत चीज़ों में टाइम नहीं जाना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे टाइम नहीं निकाल सकते, वो पढ़ने का टाइम, फिर वो हैबिट में चला जाएगा, और फिर वो आप उसके चक्कर में और 7 दिन खराब कर लो। सोशल मीडिया से आया तो अब तुषार के फैन पेज बनने वाले होंगे, कुछ यूट्यूब चैनल भी चलेंगे तुषार के नाम से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो गया है। तो पहली चीज़ जो वहाँ पर जाके सोचा कि यार ये करनी है, फर्स्ट टाइम जब उसको देखेंगे अपने सपने को पूरा होता हो आंखों के सामने, जब आप 5 जनवरी को उधर होंगे, तो पहली चीज़ क्या लगता है कि क्या करोगे उधर जाके? सर बहुत लंबी गहरी सांस लूंगा सबसे पहले तो। हाँ, जो बहुत ज़रूरी है। जो लाइफ चाहिए थी वो मिल गई, और अभी सर खत्म नहीं हुआ। जैसे जो चीज़ें मैंने बताई थी वो बातों से ही शायद साफ हो रहा होगा। इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशंस कीप ऑन चेंजिंग। वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मैं अभी रुक नहीं सकता, मुझे अच्छा ऑफिसर बनना है, इसके आगे अच्छा ऑफिसर बनने के बाद अच्छा लीडर बनना है वहाँ पे जाके, फिर अच्छा आर्मी में भी अच्छा करना है। तो वो एक साइकिल है, वो चलती रहेगी वहाँ पे। हाँ, वहाँ सीखनी है सर, ट्रेनिंग। जस्ट अ बिगनिंग। बिल्कुल सर, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। एवरी एंड इज अ बिगिनिंग एंड एवरी बिगिनिंग इज अ एंड। पॉइंट। यस। तो बहुत, तो आपको ओवरऑल ये सब चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भाई, है ना, किसी दिन डाउन फील कर रहे हो तो आप सोचो, 2 मिनट 2 सेकंड समय लो, डिसाइड करो कि क्या कर रहे हो और क्यों शुरू किया था। लगता है इतना पहुंचे हो, थोड़ा सा और चलेंगे, अच्छा अच्छा होता चला जाएगा, है ना। वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, क्षमता होनी चाहिए दिमाग को कंट्रोल करने की। और हम डिस्ट्रैक्ट जो करते हैं, गलत समय दे देते हैं चीज़ों को, जैसे सोशल साइट्स हो गई, फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई, फिर पलट के देखते तो रिग्रेट्स में आ जाते जब एग्जाम आ रहा होता है, और वही सब खा लेता है आपको, और लास्ट में आते आते फिर लगता है कि यार ये अटैम्प्ट भी खराब हो गया। तो ये सब चीज़ें इस अब से रिपीट मत करना, जो कि हमारा पर्पज़ था इस बात को डिस्कस करने का। दूसरा एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये मेरे को वैसे भी पूछना था आपसे, कि एक अच्छा इंसान बनना कैसे, इसको एक कनेक्ट करोगे? एक गवर्नमेंट जॉब लगी, ठीक है, सिलेक्टेड हुए, आप ऑल इंडिया रैंक बनाई, एक अच्छा इंसान बनना क्या मॉरल वैल्यूज रखता है सोसाइटी के अंदर, कि इंसान अच्छा है तो ये किस तरीके से, मतलब हम कहेंगे कि यार ये यहाँ तक पहुंच पाया, यहाँ तक पहुंच पाया। आप अभी ऑल इंडिया रैंक 1 हो, मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक 10 आते, फिर भी आप ज्वाइन कर रहे होते इस चीज़ को, है ना। तो ये तो चलो ठीक है, चलता रहेगा, आपने बहुत मेहनत करी, आपकी मेहनत को किस्मत ने सलाम किया और दोनों मिलकर ने आपको ऑल इंडिया रैंक 1 दी। लेकिन एक अच्छा इंसान क्या रोल प्ले करता है आपके माइंड में, कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए और क्या ज़रूरी है एक इंसान का अच्छा होना? सो बेसिकली सर, मेरे हिसाब से जो एक अच्छा इंसान होता है, everyone should be, I will say must have some moral values, some social values, some ethics for his life.
मैं जब सेलेक्ट हुआ था, आई एम लिटरली सेइंग, मैं जब सेलेक्ट हुआ था मुझे एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था मेरा फ़ोन, नॉट टू यूज़ इट बट टू कॉल माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स दैट आई मेड इट एंड माई टीचर्स। तो जब मेरे दोस्त सेलेक्ट होते थे, मुझे अपनी सिलेक्शन पे खुशी इतनी नहीं हुई जितनी उनके पे हुई थी। ओके। तो ये होता है कि जब कोई दूसरा अचीव कर रहा है तब भी खुश हो, जब आप खुद अचीव कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है खुशी होगी आपको। जब कोई दूसरा लो हो रहा है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, जब आप लो हो रहे हो तो दूसरे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक अच्छे इंसान होने में और केपेबल इंसान होने में ये फ़र्क होता है। आप भले केपेबल हो सकते हो, आप दुनिया के बेस्ट, आप आर्मी के बेस्ट ऑफिसर बन सकते हो, आप सिविल सर्वेंट बहुत अच्छे बन सकते हो, आप टीचर बहुत अच्छे बन सकते हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे लोगों से जो आपके आसपास रह रहे हैं। और इस दुनिया में अकेले रहने का कुछ है नहीं। बेसिकली आप सोशलाइजिंग इट इज़ समथिंग विच इज़ इन आवर डीएनए। वो हम पहले होम सेपियंस थे, अभी होमो सेपियंस है, हम पहले जानवर थे। जानवरों में हम देखते हैं चिड़िया एक साथ उड़ती हैं। सोशलाइजिंग जो है वो एक फिनोमेना है, वो नेचुरल फिनोमेना है, और वो तब अच्छे से हो पाता है जब हम अच्छे इंसान होते हैं। वी टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड अस। कोई नॉर्मल बच्चा दिखा, उसको भी हम अच्छी नज़रों से देखते हैं, उसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं कि ये भी ग्रो करना चाहिए। फिर आता है कि हम नेगेटिविटी पे बहुत ध्यान देते हैं। किसी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया, उसकी बात को नहीं सुनना और फिर अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेना, या फिर किसी ने कुछ अचीव कर लिया और उससे फिर और उसमें आ जाना कि भाई इसने कैसे कर लिया। Jealousy दैट शुड बी मोटिवेशन कि हाँ भाई अगर ये अपना भाई कर सकता है तो हम भी तो सेम ही हैं। जो ऑब्वियसली बात है सर, मैंने तो किया था, मेरे साथ वाले अभी एकेडमी में है, इवन जो मेरे साथ एनसीसी में था ही विल बी माय सीनियर अभी कल। फ्रॉम सीडीएस। यस सर, फ्रॉम वो भी सीडीएस से गया था। तो कोई अचीव कर रहा है उससे मोटिवेट हो रहे हो, है ना। जब आप अचीव नहीं कर रहे होते आपको पुश करते हैं लोग। अपने भाई बहन का ख्याल रख रहे हो और मम्मी पापा का ख्याल रख रहे हो। सो एक अच्छा इंसान ऐसा होता है, बस वो एटीट्यूड जो है लाइफ को लेके वो बहुत पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। कुछ बुरा होगा फिर आपको सही चीज़ें दिखेंगी, कुछ गलत भी होगा तो भी आपको सही चीज़ें दिखेंगी। जहाँ पे आपको लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे फिर आप स्टैंड भी लोगे चीज़ों का। इनको करते करते अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आई गेस कोई भी कुछ भी कर सकता है। सर ने एक टर्म यूज़ किया था बीच में, कैपेबिलिटीज़ बहुत बहुत मटीरियलिस्टिक होती हैं, कोई भी बना सकता है उनको। जिसने कभी लाइफ में मैथ नहीं पढ़ा, सर के पास आ जाओ, नीरज सर के पास आ जाओ, राकेश यादव सर के पास आ जाओ। मैंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ी थी, आई यूज टू थिंक कि मेरी ग्रामर वीक है, लेकिन मैंने पढ़ी तो वो इम्प्रूव हो गई। फिर तो चीज़ें करते करते मैंने कभी लाइफ में रनिंग नहीं करी। मैंने पहला 10 किलोमीटर जो भागा है, पहला मैंने जो शायद 2 किलोमीटर से ज़्यादा भागा है वो कोविड में डेवलप किया, खुद मेहनत करके किया है। लेकिन आप रनिंग करने जा रहे हो वो ज़रूरी नहीं है, आप लोगों के साथ रनिंग करने जा रहे हो, उनको पुश कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, उसको इंजरी ना हो जाए किसी को, ये सोच रहे हो, उनके साथ आप हो। तो वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाती हैं एक दूसरे के बारे में। और शायद यही चीज़ें एक अच्छा ऑफिसर भी बनाती हैं कि बिल्कुल सर, लोगों को साथ लेके चल रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो कि आपके ऑर्डर पर पूरी की पूरी बटालियन आपके साथ चल देगी, आपके एक ऑर्डर पर फायरिंग शुरू हो जाएगी, एक ऑर्डर पर, बिल्कुल है ना। तो ये स्ट्रेट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सर मेरे एक ऑर्डर पे एक सेक्शन होता है 10 लोगों का। सो उसमें एक ऑफिसर होता है कैप्टन रैंक का, एंड उसके बाद सब ओआरस होते हैं। मेरा एक गलत डिसीजन फैमिलीज एंड जनरेशंस खराब कर सकता है। दैट काइंड मिलिट्री लीडरशिप इज एलीट फॉर्म ऑफ लीडरशिप। इट्स बिकॉज ऑफ यू हैव लाइफ एंड डेथ ऑफ समवन इन योर हैंड। सो अगर वो कनेक्शन नहीं होगा, अगर आप यहाँ से अच्छे नहीं हो तो कभी यहाँ से अच्छे हो ही नहीं सकते। तो आप यहाँ से कितने ही अच्छे हो, लेकिन वो कनेक्ट नहीं बन पाएगा, वो ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। वो ट्रस्ट होता है जो लेके जाता है। इवन ये हर जगह होता है, आप केपेबल हो लेकिन लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर एक ये होगा कि अगर जैसे आपका बॉन्ड अच्छा है सबसे, तो पीपल चाहेंगे कि तुषार साहब को ले चलो हमारे साथ, हम उनके साथ ऑपरेशन करेंगे। आपके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं फौज में। तो एक अच्छा इंसान होना इस हद तक मैटर करता है। बहुत 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 अच्छी बात बोली तुषार ने, और पर्सनली मैं बहुत कनेक्टेड फील कर पाया इन बातों से। आप तो और भी बहुत सारा कर पा रहे होंगे। तो तुषार, जो आगे की जर्नी है, मैं अभी हमें किसी ने फ्यूचर नहीं देखा, लेकिन जैसा हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था, यू विल बी अ पैरा कमांडो, टेक मी इन द रिटर्न। आज कहीं ना कहीं उसके आसपास हम लोग पहुंचे हुए हैं। स्पेशल फोर्सेज में भी आगे जाएंगे और आगे बहुत बड़ा भविष्य है इस बच्चे का, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि हमने इसके साथ समय बताया है, ये उन पर काम करेगा और हम वो देख पा रहे हैं। और आने वाले समय में आप इसका नाम बहुत बड़े अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में भारत देश के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हुए देखेंगे, क्योंकि इसने बोला हर एंडिंग एक बिगनिंग है, हर बिगनिंग एक एंड है, यानी ये शुरुआत है इस चीज़ की। तो मोटिवेशन क्या है भाई? मोटिवेशन मेरे लिए फिलहाल ये लड़का है जो आज आपके सामने खड़ा है। इसने स्क्रैच से स्टार्ट कर चीज़ों को इतना बड़ा बनाया आज आपके सामने
कि कैसे एक इंसान ये सब कर सकता है। बात करें हम रिटर्न एग्जामिनेशन की, तो इसने बोला कि हमने कभी वो चीज़ें नहीं शुरू करी थी। कुछ चीज़ें सबकी अच्छी होती हैं, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी का जीएस अच्छा होता है, किसी की रटने की पावर अच्छी होती है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, बट हम ज़्यादातर चीज़ों में खराब होते हैं। तो उसने उसको बिल्डअप किया, रनिंग स्टार्ट करी, और आज आपके सामने ऑल इंडिया रैंक 1 CDS 2022 को लेकर बैठे हैं। और आगे इतना बड़ा भविष्य इनका इंतजार कर रहा है, जिसमें ना जाने तुषार तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, तुम्हारे चेहरे से सब कुछ दिखता है, और आगे बहुत कुछ दोबारा मैं लिख कर दे सकता हूँ, है ना। अभी हम इंटरव्यू ओवर करेंगे, मैं फिर एक मैसेज करूंगा, फिर उसका स्क्रीनशॉट लिख के रखना, फिर हम फिर कहीं किसी मोड पे 3 साल बाद टकराएंगे, और फिर हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे। ठीक है तुषार, वेरी वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ, और मैं पर्सनली बहुत मोटिवेटेड हूँ। शायद मैं आपकी बहुत सारी बातें अपनी लाइफ में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, कहीं 19-20 में मैंने आपको 2019-20 में मैंने आपको सिखाया था, और आप इस सेशन से मुझे ना जाने कितना कुछ सिखा के जा रहे हो, और बच्चों को कितना कुछ सिखा के जा रहे हो, जो हम अपनी लाइफ में यूज करेंगे कि यार जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है ना। हाँ, आपको दृष्टिकोण बदलने हैं, देखने का नजरिया बदलना है, चीजें हो जाएंगी, समय लेंगी, चीजें समय लेंगी, लेकिन हो जाएंगी चीजें। और इसी के चलते आज की सेशन को हम एंड करते हैं, और बहुत प्यारा सेशन रहा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए आप अपने अंदर क्या चेंजेस डेवलप करने वाले हैं इस सेशन के बाद, और आसपास के लोगों को मोटिवेटेड रखिए, एक अच्छा इंसान बनिए, सबका ख्याल रखिए, सबको साथ लेके चलिए। थैंक यू ऑल। और तुषार, लास्ट कोई मैसेज इन सबको फाइनल, जिससे हम कुछ बच्चे आपसे जो लास्ट आप जो बोल के जाओ, वहां से फिर कभी आपको टीवी में देखें आज से 5-6 साल बाद, तो वो लाइन ये नीचे ही कहीं कमेंट में करे कि तुषार की हमारे सामने इंटरव्यू में ये लास्ट लाइन थी। कुछ मैसेज बच्चों के लिए, जो भी कुछ भी आपको किसी स्टोरी की लाइन या अपनी पर्सनल कोई मोटो लगता है, क्योंकि आपके पास तो बहुत कुछ है बोलने को, तो अभी फिर एक चंद लाइन है जिससे बच्चे आपको आगे जाके उस लाइनों के दरमियान तुषार रहता है, जो आप लाइनें बोलें कि कभी तुषार को पूछना हो तो ये लाइनें हैं भाई तुषार की, और ये उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं आगे काम करेगी, कई सारे तुषार बनकर आए उस लाइन से। सर मेरा एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जो मैंने खुद ने बनाया अपने लिए, वो मैं शायद शेयर करना चाहूँगा। श्योर। थोड़ा सा बड़ा है बट ध्यान से। मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, कि मेंटेन योर A to HI। A to HI का मीनिंग है ABCD, सबने पढ़ी हमने, लेकिन मेरी ABCD HI तक जाके खत्म हो जाती है। सो A4 इज योर एटीट्यूड, B इज योर बिहेवियर, C इज योर कूल काम एंड कंपोज एंड प्लस क्लैरिटी, D है आपका डिसिप्लिन, E है आपका एनर्जी, F है आपका फोकस, G है आपका ग्रेटिट्यूड, एंड HI इज योर हंगर फॉर इम्प्रूवमेंट। जिसने ये मेंटेन कर ली अपनी, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ से बहुत लोग आप कर रहे होंगे ये सब चीज़ें इम्प्रूव, लेकिन अब नया साल है, सो इन चीज़ों को मेंटेन करो। यू विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू विल बी अ गुड पर्सन, यू विल बी अ केपेबल पर्सन। सो दिस इज माई सर वर्ड्स, टेक मी दिस इन रिटर्न। अगर कोई ये चीज़ें कर लेता है, ही विल बी एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है भाई, तो थैंक यू ऑल फॉर दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेशन। बहुत मजा आया इस सेशन में हमारे साथ। अब आप तुषार के साथ क्या आपने सीखा, क्या जाना, इसको कमेंट में बताइए, और रहिए पॉजिटिव, मेहनत करिए, और जल्दी जल्दी आप भी अपनी फैमिली का, अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करिए। जय हिंद।